Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this full tutorial of Unit 3 Dynamics, जिसमें हम कॉन्सेप्ट मैप पर मुख्तसरन बात करेंगे। उसके बाद फिर सेक्शन ए जो MCQs का उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी के स्ट्रक्चर क्वेश्चन से 12 उनके तमाम पार्ट्स वो हमारे इस फुल ट्यूटोरियल का हिस्सा बनेंगे। तो वीडियो का टाइम लेस भी डाल दिया गया। अब टाइम लेस में शॉर्ट 6 मिनट का वीडियो है वो इसी सब चीज़ों का, जिसमें सोल्यूशन तेज़ी के साथ दिखा दिया गया है। तो तलबा वहाँ से जाके जो है जो क्वेश्चन मतलूबा सिर्फ देखना चाहें तो टाइमलेस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो समझना चाहें बाकायदा तो वो प्लीज़ फुल ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैप आपके सामने आ गया, इसको मुख्तसरन डिस्कस कर लेते हैं चंद मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर सेक्शन बी की तरफ ए और की तरफ जाएंगे, MCQs वाला जो है। कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि क्या कुछ इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा है या डिस्कस किया गया है। डायनामिक्स नाम है चैप्टर का। डायनामिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज इन द रेफरेंस ऑफ फोर्स, अंडर द रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसमें हम बॉडीज की मोशन पे गौर करते हैं। डायनामिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? मोशन ऑफ बॉडी पे गौर किया जाता है। मैं मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ इस पर, सिर्फ टू द पॉइंट। मोशन ऑफ बॉडीज पर हम गौर करेंगे इन द रेफरेंस ऑफ फोर्स, जिसमें हम फोर्स का बाकायदा रेफरेंस देते हैं। इन रेफरेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के रेफरेंस के साथ उपयोग की जाती है इसमें। ओके, ये डायनामिक्स है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन इसमें बयान किए गए। लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड वन इज सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ है वही बयान करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगी या अपनी हरकत को जारी रखेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ अंडर द अनबैलेंस फोर्स, यानी उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे, गैर मुतवाजिन कुव्वत अमल ना करे। तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहती है, मूव कर रही तो हमेशा मूव करती रहती है, बशर्ते कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। पहला कानून है। दूसरा कानून स्टूडेंट्स ये बयान करता है कि उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है फोर्स को। सेकंड लॉ कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। इसके अलावा एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। जो थर्ड लॉ है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो एक्शन और रिएक्शन के हवाले से है कि जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाती है एक्शन, सेकंड फर्स्ट पे लगाती है रिएक्शन। कानून ये बयान करता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ चिन्ह में होता है। तो ये इस तरह से 3 लॉस थे। इसकी मिसालों पर भी गुफ्तगू की गई आएंगे। वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके हवाले से? फोर्स के हवाले से, कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। यानी फोर्स को, यानी इस तरह का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इससे फोर्स की डेफिनेशन मिल रही है। फोर्स इज द एजेंट विच प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन। फोर्स एक ऐसा आमिल है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्या हाल है? अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स को न्यूटन में नापते। और फोर्स जो है और इसका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स याद रखिएगा कौन है, सीखना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। फोर्स जो स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई फोर्स, और इसका न्यूटन SI यूनिट जो है, SI यूनिट इसका न्यूटन होता है। ओके, तो सेकंड लॉ से ये बात पता चलती है। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उससे फिर हम मोमेंटम वाले टॉपिक को उन्होंने लिया है। मोमेंटम किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। यानी इसका मतलब है कि हरकत की जो मिकदार है, डेट इज कॉल्ड द मोमेंट। हरकत की मिकदार को मोमेंटम कहते हैं, लेकिन मैं इस पर बाद में बात करूंगा। पहले मैं फोर्स वाले पोर्शन को डिस्कस कर लूँ कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे सेकंड लॉ से हमने फोर्स को डिफाइन किया था। फिर फोर्स के बाद विच कैन प्रोड्यूस, फोर्स क्या क्या पैदा कर सकती है? कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन के अलोंग किसी बॉडी को इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर सकती है, बढ़ती हुई रफ्तार के साथ। जब आप मुसलसल फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड स्ट्रेट लाइन पर मुसलसल बढ़ रही होती है। और दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने फोर्स की ये दी है, विच कैन प्रोड्यूस कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन। जिस तरह फोर्स किसी बॉडी की स्पीड में इजाफा कर सकती है, इसी तरह
उसको स्लो भी कर सकती है फॉर द केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जिस तरह फ्रिक्शनल फोर्स में होता है कि बॉडीज मूव कर रही है, थोड़ी देर के बाद एक बॉडी रुक जाती है, उनके दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही होती है, देखा आपने। तो फोर्स का रोल दो तरह का भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। फिर विच कैन बी एक्सप्लेन बाय, फोर्स को एक्सप्लेन किया गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए। ये बात तो आप समझ गए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद उसका जो फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है वो एफ इज इक्वल टू एम है। फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सीलरेशन के। एफ यहाँ पर फोर्स है, एम मास है और एक कौन है, एक्सीलरेशन है। इज दैट क्लियर। फिर यहाँ से एक बात और हमें पता चलती है, वो ये कि फोर्स जो है असल में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी फोर्स है। फ्रिक्शन भी क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा, फोर्स है जो दो सतहों के दरमियान अमल करती है ताकि उनकी आगे रिलेटिव मोशन के खिलाफ अमल करे और बॉडीज की रिलेटिव मोशन के को रोक दे, बॉडीज मूव ना करें। यानी जब एक सतह को दूसरी सतह पर रख के घसीटते हैं तो उनकी सरफेसिस के दरमियान एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब इस बुनियाद पर फ्रिक्शन की फिर चार टाइप, एक कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरी रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरी मैक्सिमम फ्रिक्शन और फिर एक कहलाती है मिनिमम फ्रिक्शन। इस तरह से तो और भी कई टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसी पर बात की है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगी, जब एक सतह दूसरी सतह पे फिसलती है। और रोलिंग फ्रिक्शन कब होती है, जब एक एक बॉडी के नीचे पहिए लगा दें, आप व्हील लगा दें, तो अब जो पहियों पर जब कोई बॉडी चलेगी तो फिर सतह और पहियों के दरमियान रोलिंग फ्रिक्शन अमल करती है, याद रखिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है क्योंकि सारी की सारी सतह कॉन्टैक्ट में आ जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन में चूंकि पहिए जो हैं वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम कर देते हैं, लिहाजा इसकी वैल्यू मिनिमम होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। ये बात हो गई यहाँ पर मुकम्मल कॉन्सेप्ट मैथ में। अब कॉन्सेप्ट मैथ में दोबारा ऊपर आइए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ हम गए थे। थर्ड लॉ से हमने कहा था कि हम मोमेंटम की तरफ जाएंगे। मोमेंटम किसे कहते हैं, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, और इसका एक और भी है, मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम। यानी अगर किसी बॉडी के मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें उसका मोमेंटम हासिल होता है, उसको पी के अलामत से शो करते हैं। सेट क्लियर। तो मोमेंटम से पता चलता है कि किसी बॉडी को रोकना कितना आसान या मुश्किल है। इसके अलावा देखिए यहीं से इन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर बात की है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, यानी इसका मतलब है किसी जिस्म के मोमेंटम की तब्दीली की शरह उस पर अमल करने वाली फोर्स के बराबर होती है। फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, इसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की शक्ल में भी लिखते हैं बाजू का। डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी का मतलब है टाइम, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। यहीं से फिर एक लॉ बनता है, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो ये बयान करता है द टोटल मोमेंटम ऑफ आ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी निज़ाम का जो कुल मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। इनके इंडिविजुअल मोमेंटम, वो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उनके आपस के मोमेंटम तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। बहरहाल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैप के वाले से हमने आपसे गुफ्तगू की। अब हम बाकायदा एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। इसमें से आपके सामने आ गई होंगी एमसीक्यूज, देखेंगे। ओके, ये एमसीक्यूज आ गई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं इसे, और ये सेक्शन ए कहलाता है। ऊपर गलती से बाय मिस्टेक इन्होंने यूनिट 2 लिख दिया है, याद रहे कि ये यूनिट 3 है, यूनिट 2 नहीं है बल्कि यूनिट 3 में, इसको 3 कर। यस, पहली क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो पहला कानून हरकत है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला कानून क्या कहता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही तो हमेशा मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया भी यही है जो ये बयान करता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यानी अगर वो रेस्ट में है तो मूव नहीं करना चाहता, तो अगर वो मूव कर रहा है तो रुकना नहीं चाहता। यही वजह है कि उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो यही बात तो फर्स्ट लॉ भी बयान कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि न्यूटन का जो पहला कानून है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ओके, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको हमने सी पार्ट इसका सही होगा। दूसरा देखें, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। किसी भी बॉडी में मादे की मिकदार क्या कहलाती है, तो आसान सी एमसीक्यू है, मास कहलाती है। साइकिल में क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होता है तो मास कम है, मोटरसाइकिल का क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। कार में क्वांटिटी ऑफ मैटर मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा है तो उसका मास, कार का मास मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना बढ़ता जाएगा बॉडी का मास भी बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तीसरी है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी जिस्म में हरकत की जो मिकदार है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये भी हमने बयान किया, क्वांटिटी ऑफ मोशन के उसमें हरकत कितनी है, उसका ताल्लुक किससे होगा, मोमेंटम। क्योंकि हम जानते हैं जो मोमेंटम है पी से शो किया जाता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, मास और वेलोसिटी। और मास और वेलोसिटी दोनों से क्वांटिटी ऑफ मोशन का पता चलता है। मास जितना ज़्यादा होगा क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगा, इसी तरह वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी। और दोनों सूरतों में बॉडी को रोकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो बढ़ गई, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर आफ्टर कॉलिजन, अभी बताया वो कांस्टेंट रहता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है वो ये कहता है कि किसी भी निज़ाम का जो टोटल मोमेंटम है बिफोर और आफ्टर कॉलिजन वो सेम रहता है। मिसाल पर आपके पास दो बॉडीज हैं, इसका मोमेंटम P1 है, इस बॉडी का मोमेंटम P2 है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, दोनों को जमा कर लें। अब इनमें टकराव होता है, बॉडीज आपस में टकराती हैं, जब टकराएंगी, टकराने के बाद पहली बॉडी का मोमेंटम कम हो जाएगा P1 डैश, दूसरी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा P2 डैश। लेकिन अगर आप दोबारा इनका टोटल करें P1 डैश प्लस P2 डैश, तो वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, P1 फर्स्ट कर लें 8 है और P2 4 है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया 8 और 4 बोले 12 न्यूटन सेकेंड। टकराने के बाद P1 डैश फर्स्ट कर लें 2 हो जाता है, तो जो P2 डैश होगा टकराने के बाद स्टूडेंट्स वो 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल करने पर देखो दोबारा क्या आएगा, 2 + 10 12 आ जाएगा। देखा आपने, इसका मतलब है कि बॉडीज का आपस का मोमेंटम तो चेंज हो जाता है, लेकिन जो उनका टोटल मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। 5वीं MCQ देख, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, किसी भी बॉडी का जो वजन है हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन, अब इसकी जो वैल्यू है वेट की वो डिफर होती है स्प्रिंग बैलेंस से, क्यों चेंज हो जाती है, प्लेस टू प्लेस, एक्सेलरेशन की वजह से। तो उसका जवाब हमने लिख दिया, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टूडेंट ऐसा होता है, की वजह से ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो ज़मीन की कशिश है वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही होती है, तो स्प्रिंग बैलेंस के जरिए जो वेट की वैल्यू है वो भी डिफरेंट निकलती है। समझ रहे हैं बात को, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। ओके, उसके बाद है 6 शट, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट, अगर कोई खाली कार्ट या गधा गाड़ी या छकड़ा या जिस पे वजन लाते ले जाते हैं, अगर वो एम्प्टी हो, एम्प्टी का मतलब है खाली हो, उसमें किसी किस्म का सामान भी हो, तो उसको ईजी होगा पुश करना, बिकॉज द फील्ड कार्ट, भरे हुए कार्ट के मुकाबले में, बस बनिस्बत इसके कि उसमें आप सामान भर दें और उसको फिर मूव करने को मुश्किल हो जाएगा, हैज़ मोर मास, क्योंकि मास आपने बढ़ा दिया। देन द एम्प्टी वन, खाली के मुकाबले में, अब एक खाली ठेला है और एक भरा हुआ ठेला है, तो जो खाली के ठेला होगा उसको मूव करना आसान होगा, लेकिन भरा हुआ ठेला सामान से मुश्किल होगा। इस बात को कौन सी चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, तो इस बात को ज़ाहिर डी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की, किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको मूव करने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब एम्प्टी जो कार्ड है उसका मास कम होता है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स भी कम चाहिए होगी, तो इसका अंदर फोर्स और इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। मास कम फोर्स कम, मास ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, तो डी पार्ट सही होगा। 7वां देखने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अब हम जानते हैं कि जब कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है तो उस पर दो तरह की फोर्स अमल करती है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और एक फोर्स वो होती है जो इसके अपोजिट अमल करती है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यही वो चीज़ है जो सेंट्रीफ्यूजेस में काम करती हैं, क्रीम सेपरेटर में क्रीम निकालने के लिए, और मोलेसिस के जरिए शुगर को अलग करने के, मोलेसिस में शुगर को अलग करने के लिए, यानी गन्ने का जो जूस होता है उससे चीनी कैसे बनती है, उन सब में यही जो सेंट्रीफ्यूज अप्लायंसेस बनाई गई हैं उसमें फ्यूगल फोर्स का बड़ा अहम किरदार होता है, याद रखिएगा दोनों का। तो अवे फ्रॉम सेंटर, इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। 8वां देख लें, फ्रिक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है, रगड़ की कुव्वत दो बॉडीज की सतहों के दरमियान क्यों होती है, चार्जेस ऑन बॉडीज पे चार्ज होता है या वेट होता है बॉडी का, या रफनेस होती है, इसका सीधा सा जवाब है दो सतहों के दरमियान रफनेस है,
रफनेस का मतलब समझते हैं, खुरदरापन है। जब आप दो बॉडीज को आपस में रखते हैं तो कुछ बॉडीज के पस्त मकामात होते हैं, किसी के उभरे हुए मकामात, तो रफनेस जो कि वैसे वो उनके जो उभरे और पस्त मकामात हैं आपस में ट्रैप हो जाते हैं, और यही वजह है कि उनके दरमियान फिर एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करने लगती है जो बॉडीज की मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है, नहीं चाहती कि बॉडीज या सरफेसेस मूव करें, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट अमल कर रही होती है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह क्या है? रफनेस ऑफ सरफेस है। नवा देखने, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। आप जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन पहियों और सतहों के दरमियान होती है, इसकी वैल्यू कम है, यानी इसका मतलब है कि इट इज जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। या दूसरे में कह रहे हैं इट इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा होती है जो दो सतहों के दरमियान है जबकि दोनों सतहें मुकम्मल कांटेक्ट में। तीसरा, इट इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज्यादा होती है। ये तब है काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडीज मूव कर रही हो, तो सतहों के दरमियान अमल करने वाली फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट जिसका जवाब होगा वो क्या होगा? ऑल आर ट्रू। इसका मतलब ये होगा जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ये इंतहाई स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू इन तीनों फ्रिक्शंस के मुकाबले में हमेशा ज्यादा होती है। तो ऑल आर ट्रू आएगा इसमें। 10वां देखिए क्या होगा? आ मैन पुल्स आ क्रेट। क्रेट तो आपने देखा होगा ना, जिस तरह बोतल के क्रेट होते हैं, सामान रखा जाता है इसके ऊपर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के क्रेट होता है और भी चीज़ों के क्रेट होते हैं, कार्टन वगैरह रखे जाते हैं। अब मेन एक आदमी जो कि क्रेट को पुल करता है, इसका मास 25 किलोग्राम है। मास कितना दे दिया? देखिए डेटा टाइप का ये एमसीक्यू इन्होंने बनाया। अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, वो कितनी फोर्स लगा रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 न्यूटन। कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन, जबकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एफ स्मॉल एफ अमल कर रही है 20 न्यूटन की। ऑन द स्लेज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज? बताइए जो स्लेज है जिसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा है उस पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अब बड़ी दिलचस्प बात यह कि जब यहाँ फर्ज कर लें कि क्रेट है, जब वो शख्स इस पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहा है 60 न्यूटन की, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है 20 न्यूटन की, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 60 में से 20 निकालें तो नेट फोर्स बनेगी 40 न्यूटन। क्या बन जाएगी स्टूडेंट? 40 न्यूटन बन जाएगी, और मास है 25 किलोग्राम। तो अब जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ 60 न्यूटन की वजह से नहीं होगा, ना सिर्फ वो 20 न्यूटन की वजह से, बल्कि वो एक्सेलरेशन जो है वो 40 न्यूटन की वजह से होगा। लिहाजा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएं, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन याद है ना, एफ इज इक्वल टू एम है। तो यहाँ पर फोर्स ये वाली आएगी 40 रिजल्टेंट फोर्स, और एम कौन है? मास है। मास कितना दिया हुआ है? 25, और एक्सेलरेशन 25 को डिवाइड में भेज दें तो 40 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू ए। 40 को 25 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द क्रेट, या स्लेज का ये एक्सेलरेशन होगा। और ये इसके साथ ही एमसीक्यू वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया इसमें। फिर सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। यस, ये जो स्ट्रक्चर क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक वाइज दिए गए मोमेंटम के हवाले से, इसमें 3 सवाल आते हैं, आपके सामने आ गया होगा, देख लीजिए। ओके, तो पहला कौन सा है? मोमेंटम है। मोमेंटम में भी फर्स्ट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट? मैं इसको हाईलाइट कर दूं अगर आपके लिए, वैसे तो वहाँ पे लिख दिए सवाल दोबारा जहाँ पे सोल्यूशन समझाने की कोशिश की है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। तो पहला पार्ट है डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट। ओके, आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका क्या होगा। मैं चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, ये आपके सामने आ गई। यूनिट 3 सेक्शन बी सामने आ गया। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं, मोमेंटम टॉपिक का नाम। पहला पार्ट ए, बी और सी। ए पार्ट कर रहे हैं, डिफाइन मोमेंटम विद एसआई यूनिट। इस क्वेश्चन को भी हमने फिर दोबारा लिख दिया, डिफाइन मोमेंटम। ठीक है, आइए मोमेंटम विद एसआई यूनिट, पहला ए पार्ट। मोमेंटम को पीछे शो करते हैं, अभी बताया फिजिकली। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये फिजिकल डेफिनेशन है कि किसी भी जिस्म में हरकत की जो मिकदार है उसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम से ये पता चलता है स्टूडेंट कि किसी बॉडी को रोकना कितना आसान और कितना मुश्किल है। किससे पता चलता है? मोमेंटम से पता चलता है। और इसका इंहिसार 2 चीज़ों पर है, मास पर और वेलोसिटी पर है। मास ज़्यादा होगा क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल है, साइकिल को आप रोक लेंगे क्योंकि मास कम है, लेकिन अगर ट्रक या डंपर उसी स्लो स्पीड से आ रहा हो तो रोकना मुश्किल होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गई। इसी तरह साइकिल को रोक लेंगे अगर उसकी स्पीड स्लो है, लेकिन अगर वही साइकिल गोली की रफ्तार से आ रही हो तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी उसके क्वांटिटी ऑफ मोशन में इजाफा कर देगी।
देखा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास और वेलोसिटी तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनसे बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन या हरकत के म्यारी होने का पता चलता है। तो साइंसदानों ने क्या किया, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके एक नई टर्म बना ली, उसको नाम दे दिया मोमेंटम का। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द मोमेंटम ऑफ, ठीक है। ये मोमेंटम का फार्मूला आ गया, इसमें से नोट कर लें, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से शो करते हैं। ये आपके सामने डायग्राम भी बना दी, फर्ज कर लें ये बॉल, इसका मास एम है, वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। फिर देखिए फ्रेंड, इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा, एस आई यूनिट इज, यस, इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब हमें कैसे पता चला, देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके अलावा इसी से एक यूनिट और बनता है, उसका नाम है न्यूटन सेकंड। क्या कहते हैं इसे, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप ये ला सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में चूंकि इसका प्रूफ नहीं है, लिहाजा हमने डायरेक्ट ही इसकी वैल्यू लिख दी है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हो सकता है और न्यूटन सेकंड, दोनों यूनिट बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। ये एक वेक्टर मिकदार है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की होगी। अब बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है फर्ज कर लें, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो पी पे एरो बना दें और वेलोसिटी पे भी एरो बना देंगे, दोनों वेक्टर हैं, लेकिन मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उसके बाद देखें फाइंड मोमेंट, ये हो गया कंप्लीट। बी पार्ट भी कह रहे थे फाइंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, आई देखें फ्रेंड, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर फाइंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम मालूम करना है बॉडी का, क्या मोमेंटम। तो मोमेंटम को स्टूडेंट पी के अलामत से शो करते हैं, ये आपको मालूम करना है। और आगे क्या कह रहे हैं, मास है 6 किलोग्राम, तो मास दे दिया 6 kg, तो मास को एम से शो करते हैं, डेट इज 6 kg। और वेलोसिटी दी हुई है, मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी आपको गिवन है 25। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, फार्मूला आप जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी है, मास की जगह 6, वेलोसिटी की जगह 25। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट, ये क्या चीज़ हासिल होगी इससे, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आता है ना, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों यूनिट लिखे जा सकते हैं, जैसा कि आपको भी बता दिया। आप चाहें तो उसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं 150 न्यूटन सेकंड, ये भी ठीक होगा। रिक्वायर्ड मोमेंटम ऑफ बॉडी, यही स्टाइल चाहिए, यही अंदाज चाहिए सवाल सॉल्व करने का, जवाब लिखने का, ओके। व्हाट विल, और इससे बेहतर स्टाइल है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ मोमेंटम बिकम्स 200 मीटर। अब वही पार्ट है, कहने के बताइए वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इफ मोमेंटम बिकम्स 200। अगर किस बॉडी का मोमेंटम ये हो जाए 200 न्यूटन सेकंड, तो बताएं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बताओ। तो अब आपने वेलोसिटी बतानी है, क्वेश्चन मार्क बनाया, मोमेंटम दे दिया 200 न्यूटन सेकंड, और मास कितना है, मास तो 6 किलोग्राम है ना, क्योंकि क्वेश्चन वही है, देखो ऊपर मास कितना दिया हुआ था, मास 6 kg दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो हमारा वही है पिछले पार्ट वाला। उसमें से भी कह रहे हैं कि अगर मोमेंटम 200 न्यूटन सेकंड हो जाए तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, तो ठीक है, ओके। वही है, पुराने रेपर में नई टोपी है, फार्मूला दिया हुआ P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये आपने लगाया, ओके। नहीं, नए रेपर में बना दिया, मोमेंटम है 200 और मास 6 और वेलोसिटी मालूम करनी है, तो 6 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो पता ही है सबको, है ना, ये 6 कहाँ चला जाएगा, इसमें डिवाइड में चला जाएगा, इसमें काम करना छोड़ दिए, ओके। देखिए यहाँ 6 डिवाइड में आ गया, तो 200 अपॉन 6 होगा, 200 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 33.33, साइड चेंज कर दें तो 33.33 मीटर पर सेकेंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ। क्वेश्चन 1 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, व्हेन अ, तवज्जो रहे, व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव, ये रीजन है, जब कोई फ्री फॉलिंग कहते हैं स्टूडेंट, आज़ादाना तौर पे नीचे गिरने वाला ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको चीज हाथ से छूट जाए, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी नीचे गिरता है, मूव्स टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ, क्योंकि जमीन उसको पुल करती है। डस अर्थ आल्सो मूव, क्या जमीन भी उसकी तरफ मूव करती है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट,
बॉडी मूव कर रही है गिरने पर जमीन की तरफ, तो क्या जमीन भी बॉडी की तरफ मूव कर रही है एज अ रिएक्शन, रिएक्शन के तौर पर? एक्शन और रिएक्शन तो तब अमल करते हैं जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं। यहाँ पे तो खिंचाव रहा है, जमीन उसको खींच रही है और ये उसे खींच रही है। याद रखिएगा ये जो रीजन है ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के हवाले से। हम जानते हैं यूनिवर्स कायनात में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने इस पर एक कानून भी दिया था, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। उसके मुताबिक every body in the universe attracts every other body by a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मेरी वो बहस नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ आपसे। फर्ज कर लेंगे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट जगह भी नहीं है यहाँ पर करने के लिए, खैर कोई बात नहीं। फर्ज कर लेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, बल्कि डायग्राम बनाई थी, हाँ ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है। अब अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है। जिस तरह अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट तो हमें नीचे गिरता हुआ नजर आता है, क्या जमीन भी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, ये पूछा उन्होंने एज अ रिएक्शन। नहीं, जमीन ऑब्जेक्ट की, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो तो बताइए। जमीन तो नहीं जाती ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट ही नीचे की तरफ जाते हैं। नहीं समझे बात को? वजह क्या है उसकी? भाई दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, यानी जितनी फोर्स जमीन लगा रही है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये ऑब्जेक्ट छोटा सा बच्चा ऑब्जेक्ट ये भी जमीन पर फोर्स लगा रहा है, उतनी ही सेम फोर्सेस लग रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यही तो दिलचस्प बात है। तो उसका जवाब बिल्कुल सेम ये है कि अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि जमीन बड़ी है। बस जमीन क्या है? बड़ी है, तो छोटा बड़े की तरफ जाता है, बड़ा कभी छोटे की तरफ नहीं आता। नहीं समझे बात को? तो बड़ा छोटे की तरफ जाए, छोटा बड़े की तरफ गिर जाएगा। इन समझ लें। अब इसका फिजिकल आंसर, ये तो इसका नफ्सियाती जवाब हो गया। अब इसका फिजिकल आंसर क्या है? हमें तो फिजिकल आंसर देना है। तो फिजिकल आंसर ये है कि ये जो फोर्स है जमीन, जो बॉडी की जो फोर्स है, जमीन इसको खींचेगी ना अपनी तरफ, तो बॉडी भी खींचने की कोशिश करेगी अर्थ को, लेकिन चूंकि अर्थ का मास ज्यादा है तो उसकी जो फोर्स है, ऑब्जेक्ट की फोर्स है, जमीन के छोटे से मास पे तकसीम हो जाएगी। यही वजह है कि ये जमीन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा और खुद जमीन की तरफ खींच जाएगा। नहीं समझे बात को? यही जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, नो, अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। वाई? उसका रीजन यहाँ लिख दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही रीजन चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every two bodies attract each other with a force, with the same force। देखो ये सेम फोर्स आई है यहाँ पे, सेम फोर्स से बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं। बट इन दिस केस मास ऑफ अर्थ इज टू ह्यूज। जमीन का मास बहुत ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। नहीं समझे बात को? मास ऑफ अर्थ इज टू ह्यूज, बहुत ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट to accelerate earth towards the object। यानी कहने का मकसद ये है, तो वो अर्थ को एक्सेलरेट ही नहीं कर सकता क्योंकि मास ऑफ अर्थ ज्यादा है। सिंपल सी बात है। बाकी गुफ्तगू तो हमने आपसे कर ली, यकीनन आप पॉइंट समझ गए होंगे। डेट के लिए इस पर मुझे एक बात याद आ रही है न्यूटन की। ये फुल ट्यूटोरियल है, इसमें तो हम आज़ाद हैं, कुछ भी बातें करें, टाइम की तो कोई कैद ही नहीं, आपके लिए ना हमारे लिए। कि न्यूटन ने कहा था कि अगर मुझे आप खड़े होने के लिए जगह दे दें जमीन पर, जमीन के दाएं बाएं कहीं भी जगह दे दें, तो मैं इस जमीन को अपने हाथों पे उठा लूंगा। ओ, ये सेइंग है न्यूटन की, बड़ी मशहूर सेइंग है। आप देखिएगा, इसको सर्च कीजिएगा नेट पे भी। न्यूटन ने कहा था कि अगर आप मुझे खड़े होने के लिए जगह दे दें ना, तो मैं इस पूरी जमीन को अपने हाथों में उठा लूंगा। क्योंकि वो बात जानते थे न्यूटन के, हमें जमीन को उठाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हिंदी कहावत है ना बहुत मशहूर, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यार इसका मतलब ये है, ना तो जानते थे कि खड़े होने के लिए जगह ही नहीं दे सकते लोग, और चूंकि जगह ही नहीं दे सकते तो फिर जमीन भी नहीं उठाई जा सकती। हाँ, अगर जगह देंगे तो हम जमीन उठा लेंगे। अब उनको पता था इनके पास जगह ही नहीं है देने के लिए, तो कहने में क्या हर्ज है? नहीं समझे बात को? तो न्यूटन भी कभी कभी इंजॉय किया करते। आइए अगला पार्ट, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आ गया स्टूडेंट। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, जिसको आ गया डेटा बनाना,
उसके लिए सब चीज़ आसान हो जाती है। मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, देखें मास 10 kg है, ठीक है। या मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये कौन है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी आई से, हमने यहाँ पे वी आई लगा, हालांकि वी आई की जरूरत नहीं थी एज सच, लेकिन मैंने इनिशियल वेलोसिटी लगा दी। आपका जहन कहीं माना चला जाए काइनेमेटिक्स की तरफ, लेकिन लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि दो तरह की वेलोसिटीज का जिक्र है यहाँ पे। 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहली वाली को हमने इनिशियल कह दिया। अब कह रहे हैं अब फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, अब इस पर एक फोर्स अमल कर रही है इस ऑब्जेक्ट पे 5 सेकेंड के लिए, ये क्या दे दिया, टाइम 5 सेकेंड, टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, और वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ से शो कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने वी आई लिख दिया था दोबारा, ये वी एफ हो गया, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मतलब है कि फोर्स ने क्या किया, वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। तो बताइए फिर मोमेंटम क्या पूछा उन्होंने आगे, फाइंड द मोमेंटम, मोमेंटम मालूम करें बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स लगने से पहले मोमेंटम क्या होगा और फोर्स लगने के बाद क्या होगा। तो दो मोमेंटम चाहिए, एक इनिशियल मोमेंटम चाहिए बिफोर अप्लाइंग फोर्स, और एक फाइनल मोमेंटम चाहिए आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था ये भी। तो आप जानते हैं कि फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, तो एक तरफ हमने हेडिंग डाल ली बिफोर की और एक तरफ आफ्टर की डाल ली। फार्मूला वही रहेगा, बिफोर है तो इनिशियल मामला होगा, तो बी के साथ भी आई लगा दिया, बी के साथ भी आई लगा दिया, नहीं समझे, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी। और आफ्टर के लिए फाइनल मोमेंटम का नाम दिया, तो वेलोसिटी भी फाइनल होगी, बस ये चेंज आएगा, बाकी फार्मूला तो वही है। बाहर लोग इसको P1 V1 कह देते हैं, P2 V2 कह देते हैं, हमने आई और एफ कह दिया। तो इनिशियल मोमेंटम बताना है बिफोर, तो मास 10 है और वेलोसिटी कितनी थी 10, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट 100 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम फोर्स अप्लाई करने से पहले। फिर बॉडी में जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो मोमेंटम वेलोसिटी कम हो जाती है 2, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, याद रखिएगा, तभी तो वेलोसिटी कम हुई है 2, तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा 10 टू द 20 न्यूटन सेकेंड। तो देखा आपने, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगी, वेलोसिटी उसने कम की, तो मोमेंटम भी क्या हो गया, कम। क्या ख्याल है, आप समझ रहे होंगे। और ये आपके साथ सिलसिला चल रहा है, आवाज़ थोड़ा अगर परेशान करे तो माजरत उसके लिए। आइए ये देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, वाई आ वायर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्रिकेट के जो दिलदादा और शौकीन तलबा हैं उनके लिए खास तौर से ये, ओके। क्या कह रहे हैं, वाई आ वायर फेंस इज डिजाइन इन हेलमेट ऑफ बैट्समैन, जो बैट्समैन का हेलमेट होता है उसमें वायर फेंस क्यों लगाई जाती है। आपने देखा होगा वो जो हेलमेट पहनते हैं उसके आगे वायर फेंस जाला लगा होता है, वायर का जाला लगा होता है, वो तो सभी को पता है, बच्चे को भी पता है आज के दौर में, ताकि क्रिकेट जो है बॉल जो है उसके चेहरे पे ना लगे, बैट्समैन के चेहरे पे लगेगा तो जाहिर सी बात है कि इंजरीज हो जाएंगी, जख्मी हो जाएगा चेहरा। फिर आगे बी पार्ट में पूछा हाउ डज इट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज, तो ये जो वायर फेंस है किस तरह से ये जख्मी होने से बचाता है बैट्समैन को इंजरीज से। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो A3 का, बाय अ वायर फेंस, वायर फेंस क्यों लगाते हैं, तो इसका रीज़न देखें क्या है। उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, जो क्रिकेट बॉल है जब वो बॉलर उसको फेंकता है स्टूडेंट, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से नहीं, वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती होगी, लेकिन उसका मास चूँकि ज़्यादा है, हार्ड बॉल है ना बहुत, मास ज़्यादा है, तो उस मास के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसका मोमेंटम बढ़ जाता है बॉल का। जब मोमेंटम बढ़ता है तो अगर वो खुदा ना खास्ता चेहरे पे डायरेक्ट बॉल हिट कर जाए तो जख्म पैदा कर सकती है, हर्ट कर सकती है बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि वायर फेंस इस्तेमाल करने वाला हेलमेट इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बॉल उस जो है फेंस से टकरा जाए, वायर फेंस से टकरा जाए, और वायर फेंस के बीच में गैप इतना दिया जाता है, तंग गैप होता है, ताकि बॉल उसको क्रॉस ना कर पाए और चेहरा बच जाए। ये रीज़न है, द वायर फेंस, ये देख लें आंसर, रीज़न लिखा हुआ है, द क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर जब क्रिकेट बॉल को फेंकता है बिग मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू इट्स लार्ज मास, किसकी वजह से, मास ज़्यादा होने की वजह से बॉल का, सो इट कैन हिट द फेस ऑफ बैट्समैन बैडली, बुरी तरीके से बैट्समैन का वो जो फेस हिट हो सकता है, समझ रहे बात को। तो हाउ वायर फेंस प्रिवेंट, तो अब वो जो वायर फेंस है वो कैसे बचाती है तो इसका जवाब ये इलास्टिक वायर फेंस होता है, याद रखिएगा, उसकी तारें इलास्टिक होती हैं बहुत, ऑफ हेलमेट हैविंग नैरो गैप, उन वायर फेंस के बीच में गैप, वायर्स के दरमियान नैरो गैप होता है, तंग गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, बॉल ही निकल जाए उसके बीच में से, तो फायदा क्या हुआ, टू स्टॉप द बॉल एंड दे रिड्यूस द मोमेंटम, और क्या करते हैं वो मोमेंटम को रिड्यूस कर देती हैं वायर्स, जैसी बॉल टकराती है हेलमेट के वायर पेन से तो मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है,
फास्टली, तेजी के साथ रिड्यूस हो जाता है। दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स द बैट्समैन फ्रॉम इंजरीज। इस तरह बैट्समैन जो है जख्मी होने से बच जाता है। समझ गए? लॉज ऑफ मोशन की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन। देखूं कि क्या हमारी हमारी आवाज चल रही है। लॉज ऑफ मोशन की तरफ, यस। न्यूटन्स, ये देख लें आप, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। फॉर ए स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला कानून हरकत बयान करें। गिव सम कॉमन एग्जांपल, और उसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी बयान करें। उसके बाद बी पार्ट भी हम करेंगे, ओके, वो इनर्शिया के हवाले से। तो पहले ए पार्ट पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसकी मिसालें। न्यूटन का पहला कानून अभी हमने आगाज में डिस्कस किया था कि आ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, लिखा हुआ है, और मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी या तो हमेशा हालत रेस्ट में रहती है, हालत सुकून में, या हालत हरकत में रहना चाहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यकसा रफ्तार के साथ। कब तक? अनलेस सम अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल नहीं कर रही, तो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और अगर मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना पसंद करती है, रुकना नहीं चाहती, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। समझ लें बात को? बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं तो दोनों शराइत अपनी जगह रहेंगी, लेकिन जैसी अनबैलेंस फोर्स अमल करेगी गैर मतवाजिन, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसका रेस्ट टूट जाएगा, मूव करने लगेगी, और अगर मूव कर रही है तो फिर वो स्टॉप हो जाएगी अनबैलेंस फोर्स की वजह से। आइए स्टूडेंट देखते हैं जरा इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस कानून के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहे। देखिए यहाँ पर, अ बुक लाइंग ऑन टेबल, एक किताब, आप अगर आप देख रहे हैं आपके घर में किसी टेबल पर किताब रखी हुई है, टेबल पर, ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट, तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अनलेस सम वन पिक्स इट अप, जब तक कि कोई इसको पिक ना कर ले, कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा उस किताब को उठा ना ले, कोई शख्स घर का कोई फर्द फोर्स लगा के हटा ना ले, तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, सारी जिंदगी रेस्ट में रहेगी अगर आपने टेबल पे से बुक को नहीं हटाया, फोर्स ना लगाई। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि उस पर बैलेंस फोर्सेस अमल कर रही होती है। होता ये है स्टूडेंट कि जब कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट या जो भी है, किताब है फर्ज कर लें, रखा हुआ है, जिस पे बैलेंस फोर्सेस अमल कर रही है, किसका वेट है और एक नॉर्मल फोर्स कहलाती है जो सतह लगा रही होती है ऊपर की तरफ। वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी अगर वेट 10 न्यूटन है तो नॉर्मल फोर्स भी 10 न्यूटन होगी। तो 10 में से 10 या 20 नहीं आएगा, जीरो होगा, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स को ऐड करते वक्त डायरेक्शन का भी ख्याल करना पड़ता है, तो 10 में से 10 या जीरो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। देखा आपने, ये हो गई बैलेंस फोर्सेस। इस बैलेंस फोर्सेस की वजह से किताब हमेशा रेस्ट में रहेगी, मूव नहीं करेगी, जब तक कि बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। ये पहला हिस्सा था। इसी तरह सेकंड पार्ट पे गौर करें। अब बॉल ड्रिबल ऑन ग्राउंड, अब एक गेंद है जो कि ग्राउंड पे लुढ़क रही है। ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन, हमेशा हरकत में रहेगी, रिमेन्स इन मोशन। ओ, मार्कर पिक नहीं हुआ, अब हो गया। ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन इन एब्सेंस ऑफ, हमेशा हरकत में रहेगी अगर ये तीन रेजिस्टिव फोर्सेस आप हटा दें। कौन कौन सी? पहली कौन सी फोर्स हटा दें? ग्राउंड फ्रिक्शन हटा दें, जो सतहों के दरमियान लग रही होती है रगड़ की कुवत। एयर फ्रिक्शन हटा दें, हवा के थपेड़े जो उस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, हवा की रगड़। और ग्रेविटी, जमीन की मुसलसल कशिश जो डाउनवर्ड अमल कर रही है। देखिए ना, होता ये है कि जब आप किसी बॉल को ड्रिबल करते हैं, मिसाल पर ये बॉल है तो ये इस डायरेक्शन में आपने मूव किया इसको, तो तीन तरह की फोर्स इस पर अमल करती हैं इसको रोकने के लिए, वरना ये हमेशा हरकत करती रहेगी, रुकना नहीं चाहेगी। नंबर वन, फ्रिक्शनल फोर्स जो सतहों के दरमियान अमल करती है। एयर फ्रिक्शन, कौन सी? हवा की रगड़, हवा भी एक फ्रिक्शन के तौर पे अमल करती है। कभी आप बाइक पे जा रहे हो ना, तो आपको हवा के थपेड़े मैदानी इलाके से गुजरे जहाँ तेज हवा चल रही हो, तो आपकी बाइक बार बार रुकेगी, आपको ऐसा लगेगा हवा आप पर रेस्ट्रिक फोर्स लगा रही है, आपको रोक रही है। और तीसरी चीज वेट है। ये तीन तरह की फोर्सेस अमल करती हैं और बॉल को रोक देती हैं। अगर ये ना हो तो ये हमेशा हरकत जारी रखेगी। कानून का दूसरा हिस्सा, इसकी बेहतरीन मिसाल एस्टेरॉइड्स हैं जो कि खला के अंदर मूव करने, चट्टाने और पत्थर आपने मूवीज में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि इस वक्त फ्री स्पेस में चट्टाने हैं जो पता नहीं कब से मूव कर रही हैं। अब चूंकि वो जीरो ग्रेविटी में मूव कर रही हैं और वहाँ पे किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं है, लिहाजा वो सेट इनटू मोशन, ऑलवेज इन मोशन, हमेशा हरकत में ही है। गेट क्लियर? जब तक कि उनके दरमियान टकराव हो के कुछ और मामला ना हो जाए अनबैलेंस्ड। तीसरी मिसाल यही दी है सैटेलाइट की। आ सैटेलाइट इन फ्री स्पेस कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एज देयर इज नो ग्राउंड एंड एयर फ्रिक्शन। वो ये सैटेलाइट जो है, चांद भी एक सैटेलाइट है, मुसलसल जो है वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है ज़मीन के गिर्द, तो वो हवा तो है ही नहीं, तो क्या उसको जो एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़े।
डेट के लिए, तो वो मूव कर रहा है। बी पार्ट, एनलिस्ट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट आर कॉज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये अगला टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? फुल ट्यूटोरियल चल रहा है स्टूडेंट इस यूनिट नंबर 3 का। एनलिस्ट सम कॉमन ऑब्जर्वेशन, मशहूर कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आपको नजर आती हैं आम मुशाहिदे में, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को कॉज करती हैं, वो बयान कीजिए। अब इनर्शिया क्या है? देखें, अगर फर्ज कर लें कोई कार रेस्ट में, कोई बोले भाई साहब जरा धक्का लगा दें, कार की बैटरी डाउन हो गई है, तो आप धक्का लगा देंगे, वो चलेगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन किसी का डंपर अगर उसकी बैटरी खत्म हो, डाउन हो जाए, वो बोले भाई साहब जरा धक्का लगा दीजिए, तो आप क्या डंपर के पीछे धक्का लगा सकते हैं? डंपर कहते हैं इतने बड़े ट्रक को जिसमें ड्राइवर जब बैठा होता है ना, तो शायद उसको नीचे भी नज़र नहीं आता होगा सही तरह से। और कराची शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ अक्सर एक्सीडेंट आए थे, अल्लाह महफूज रखे सबको, इस तरह के एक्सीडेंट सुनने को मिलते हैं डंपर के। यानी डंपर का मास बहुत ज़्यादा होता है, कहने का मकसद ही है, समझ रहे हैं? तो आपने देखा कि डंपर को मूव करना आसान नहीं है, लेकिन कार को धक्का देना आसान है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक प्रॉपर्टी है, हर मादे की, मैटर की खास किस्म, एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें दुनिया का हर मादी जिस्म अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, एक मुज़ाहमत पेश करता है। क्या मतलब हुआ? अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव नहीं करना चाहता, और अगर वो मूव कर रहा है स्टूडेंट तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। ये उसकी खास प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया क्या कहते हैं? inertia. If a body is at rest, doesn't want to move. Similarly, if a body is moving, is in motion, doesn't want to be at rest. वो नहीं चाहती कि उसको हालत सुकून में लाया जाए। यही वजह है कि अपनी दोनों हालतों की तब्दीलियों के खिलाफ वो एक तरह की रेजिस्टेंस ऑफर करती है। क्या करती है? एक तरह की मुज़ाहमत ऑफर करती है, तो उसको इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया की पैमाइश हमेशा मास से होती है। मास जितना ज़्यादा होगा, इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी उसके इनर्शिया को तोड़ना, उसके हालत सुकून को तोड़ना मुश्किल होगा। मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अभी आपको डंपर की और कार की मिसाल देकर समझाया। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लें। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मैटर अगेंस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। बहुत सिंपल सी तारीफ। कॉमन ऑब्जर्वेशन देखने से क्या है? इसकी बेहतरीन मिसाल है, तो हम तो आए दिन होता रहता है, आपने भी सफ़र किया होगा बस में, बचपन में बहुत जो सफ़र किया इस पर। इफ़ अ बस मूव सडनली, अचानक बस चल पड़े और आप खड़े हुए, तो आपने देखा होगा पीछे की तरफ मुसाफिर गिर जाते हैं। पैसेंजर खड़े हुए हैं अगर बस में और अचानक यकलख चल पड़े बस, तो पीछे की तरफ गिरते हैं। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बस चलती है तो हमारे जो कदम लात टांगे हैं, चूंकि वो फर्श के साथ हैं, बस के फर्श के साथ, तो वो भी चल पड़ती है, लेकिन हमारा ऊपरी धड़ा जो है, यानी ऊपरी हिस्सा जिस्म का सीना, वो हालत सुकून में ही रहता है। यही वजह है कि हमें ऐसा लगता है हम पीछे की तरफ गिर गए, टांगे आगे की तरफ चली गई। नहीं समझे बात को? क्योंकि हमारा अपर पार्ट मूव नहीं करना चाहता, रेस्ट में है ना, तो ये इनर्शिया की वजह से ऐसा होगा। इसी तरह सेकंड में क्या कह रहे हैं दूसरी मिसाल में? सिमिलरली इफ अ बस ड्राइवर स्टॉप, ये लिख लीजिएगा आप नोट्स ऊपर से। दूसरी मिसाल में मैं बात कर रहा हूँ दूसरी पे। इफ बस ड्राइवर स्टॉप्स द मूविंग बस, अगर बस ड्राइवर अचानक जो है बस को रोक दे और मुसाफिर या पैसेंजर खड़े हुए, तो आपने देखा होगा वो आगे की तरफ गिर जाते हैं। उसकी वजह क्या है? जो बस मूव कर रही होती है तो उनकी टांगे भी हालत हरकत में होती हैं बस के फर्श के साथ, उसी वेलोसिटी से, और पूरा जिस्म भी मूव कर रहा होता है। अब होता ही है कि जैसे ही बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो टांगों, चूंकि टांगे फर्श के साथ लगी हुई होती हैं, कांटेक्ट में होती हैं, तो वो भी रुक जाती हैं, लेकिन ऊपरी धड़ा जो है वो हालत हरकत में रहना पसंद करता है। यही वजह है कि हम आगे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि क्या चीज़ हुई, वो भी इनर्शिया अप्लाई हो गया, जिसके वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। इसकी एग्जाम्पल और भी मुझे नज़र महसूस, ये आपकी किताब में दी हुई, आप देखिएगा, यहाँ लिखी तो नहीं है मैंने, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी मिसाल। वो ये गिलास वाली थी, गिलास और कार्ड वाली। उन्होंने एक गिलास लिया इस तरह से और उसके ऊपर एक कार्ड ले लिया। कार्ड समझते हैं? इस तरह से कार्ड इसके ऊपर रख दिया, गिलास के ऊपर, और उसके ऊपर एक कोइन रख दिया। ये कार्ड है और इसके ऊपर क्या किया स्टूडेंट? फिर एक कोइन रख दिया, सिक्का रख दिया, सिक्का। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक फिंगर के जरिए तेज फिंगर मारी और कार्ड को आगे की तरफ मूव किया। जैसे ही कार्ड आगे की तरफ गया तो कोइन जो सिक्का रखा हुआ है वो आगे नहीं गया, वो वहीं रहा और ठीक नीचे गिर गया गिलास के। सवाल ये पैदा हुआ कि जब कार्ड पे फोर्स लगाई गई अचानक तेजी के साथ फिंगर के जरिए उसको जर्क दिया गया, तो कार्ड तो आगे निकल गया, कोइन आगे क्यों नहीं गया? वो इनर्शिया जैसे, क्योंकि कोइन रेस्ट में था तो मूव नहीं करना चाहता था, लिहाजा एक झटके से कार्ड तो आगे निकल गया जर्क के साथ, लेकिन कोइन अपनी उसी पोजीशन में रहा।
और बाद में क्या हुआ, चूंकि कार्ड निकल चुका है लिहाजा कोई अंडर द ग्रेविटी गिलास के अंदर गिर जाता है। तो ये भी इनर्शिया की बेहतरीन मिसालों में से एक मिसाल है। डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से है और इसकी इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो हम करते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि समझिएगा। यस, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैं अपना टाइम देख लूँ पहले कि कितना हुआ। यस, ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड लॉ की पहले भी हमने बात की, कॉन्सेप्ट में पे थोड़ी सी बात, ये 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें आप। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये कानून बयान करता है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये लिखा हुआ है आप लिख लीजिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स, तो क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। दो चीजें हो गई, फोर्स और एक्सेलरेशन। तवज्जो रहे, बहुत ज्यादा तवज्जो रहे, फोर्स और ये एक्सेलरेशन। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, रोजमर्रा जिंदगी में नजर आता है। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, रफ्तार की तब्दीली को एक्सेलरेशन कहा जाता है, और ये तब्दीली फोर्स की वजह से पैदा होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? द मैग्नीट्यूड, क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि जो उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स के बराबर मुतासिब होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, और जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि मास ज्यादा होगा तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसी बात है। और अगर मास कम हुआ तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। ये बात भी अंडरस्टूड है, समझ में आने वाली बात है, समझ रहे? आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में तसव्वुर कर लें, बॉल इसका मास m है, आप F फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी में पैदा कर देते हैं एक्सेलरेशन a, ऊपर वेक्टर साइन डली हुई है, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए पहला पार्ट क्या बयान कर रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ, वो ये कह रहा है कि a प्रोपोर्शनल टू f है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, इनवर्सली भी। अगर दोनों क्वांटिटीज ऊपर हो तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ लॉ वो ये कहता है कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब देखिए इनवर्सली के लिए a को ऊपर लिखा और m को 1 अपॉन करके नीचे लिखा, तो अब यही प्रोपोर्शनल का साइन इनवर्सली कहलाए। समझ रहे हैं बात को? यानी मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, इसका मतलब ये है। इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं 1 और 2 को, एक्सप्रेशन को इस तरह से, a प्रोपोर्शनल टू, और से देखें a प्रोपोर्शनल है f के पहला वाला आ गया और a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के दूसरा वाला आ गया, तो दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। अब कायदा स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो आपको प्रोपोर्शनल का साइन नजर आ रहा है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे। किसमें? रूल है ये, जब इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो बदले में यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर लिखा ही जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लगाना है, के कांस्टेंट नंबर लिया जाता है और f अपॉन m को आगे खिसका दिया। फिर इस कांस्टेंट के की कीमत तजर्बे के जरिए मालूम की जाती है। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट के जरिए के की वैल्यू मालूम की, तो अच्छा इस के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, याद रखिएगा के को, जो के इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। एंड इट्स SI वैल्यू इज 1, और उसकी जो वैल्यू हासिल की गई है वो कितनी है? 1 है। कैसे आई आपका दर्द सर नहीं, आपको याद रखना है के की वैल्यू 1 आती है इसके अंदर, और उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन शायद नहीं दी हुई। तो के की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? देखें यहाँ पे 1 आ गया, 1 को f अपॉन f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा। m मास डिवाइड में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो m a इज इक्वल टू f इकम f, फिर आखिर में साइड चेंज कर दें तो f इज इक्वल टू f को लेफ्ट पर m को राइट पर। ये मशहूर इक्वेशन है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन कहलाती है, f इज इक्वल टू m। f से मुराद फोर्स, m का मतलब मास और a का मतलब कौन है? एक्सेलरेशन है। तो ये कनेक्शन है 3 क्वांटिटीज के दरमियान, जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है और मास स्केलर है। बी पार्ट देख लें, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक बॉडी पर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है कितनी? 3400 न्यूटन। तो फोर्स लिख लिया आपने, कितनी है? यस 3400 न्यूटन। मास 850 किलोग्राम, तो ये आपने मास लिख लिया, मास है m 850 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स, बताएं वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी फोर्स। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। फार्मूला आप जानते हैं क्या है? फार्मूला F इज इक्वल टू m,
फोर्स की जगह आया 3400, मास 850 केजी और एक्सेलरेशन तो आपको बताना है। अब ये 850 इस पर भेज दीजिए तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो रकम होती है तो सिर्फ डिवाइड में। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 3400 को 850 से, तो दिस विल गिव यू 4। क्या हासिल होगा, 4 हासिल होगा। कैलकुलेटर सिंपल अलाउ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड चेंज कर दें तो एक्सेलरेशन आ गया 4 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। मेरा ख्याल है आप समझ गए। उसके बाद देखें सी पार्ट क्या कह रहा है। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 किलोग्राम टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वही पैदा करना है। कितना हुआ है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वही लेना है 4 मीटर, पार्ट बी वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लें इसमें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई। हाउ मच फोर्स, फोर्स तो बतानी है आपको, तो ये आ गई फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क। अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 425 kg, तो मास दिया हुआ है 425 किलोग्राम और एक्सेलरेशन आपने पार्ट बी वाला लेना है जो निकाला हुआ है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट बी में हमने मालूम किया। फार्मूला लगा दें F इज इक्वल टू एम। एफ अपनी जगह रहा, मालूम करना है। मास की जगह आएगा स्टूडेंट 425 और एक्सेलरेशन की जगह आएगा 4। 425 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 न्यूटन आ गया। तो फोर्स आ गई 1700 न्यूटन। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं जिसके 3 पार्ट है ए बी सी। क्वेश्चन 6 ए पार्ट, शो द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। आइए स्टूडेंट देखें, इसके 3 पार्ट हैं और पहला पार्ट जो है वो कैसे सॉल्व होगा। रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन पर अभी हमने बात की थी जब हम न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। वो ये बयान करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन का ही रेफरेंस देना होगा। उसके मुताबिक, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन के मुताबिक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स, और इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स के साथ होती है। और मैथमेटिकली इसको यूँ लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स मोर द फोर्स द मोर द एक्सेलरेशन, एंड द लेस द फोर्स द लेस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये रिलेशनशिप आ गया एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट समझ गए होंगे। उसके बाद है फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। सी का बी पार्ट देख लीजिए। फाइंड मास ऑफ बॉडी which is accelerated by applying force of 200 न्यूटन that speeds up it to 36 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे एक छोटी सी मिसिंग है, तमाम तलबा इसको जरा समझ लीजिए। मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है, मास को किसे, मास ऑफ बॉडी मालूम करना है, फाइंड करना है। तो मास जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क आ, विच इज एक्सेलरेटेड, जिसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, यानी इसमें एक्सेलरेशन पैदा किया जा रहा है किसके जरिए, एक फोर्स के जरिए जो 200 न्यूटन की है। तो फोर्स आ गई 200 न्यूटन की। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या चीज़ पैदा होती है, वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी एक्सेलरेशन पैदा होता है। स्पीड्स अप इट टू 36 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, वो ये है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन एक्चुअली। स्पीड्स अप लिखा है इन्होंने लेकिन ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड। तो स्पीड्स अप का मतलब है स्पीड में इजाफा होगा, स्पीड में इजाफे का मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। लिहाजा यहाँ मेरे हिसाब से एक मिसिंग थी। तो एक्सेलरेशन जो है वो होगा 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो मास बताइए क्या होगा, फोर्स दी हुई एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास क्या होगा। फार्मूला क्या है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम है, न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। फोर्स की जगह 200 आ गया, मास मालूम करना है, 36 एक्सेलरेशन है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये मास 36 डिवाइड में चला जाएगा। तो 200 को डिवाइड करेंगे 36 से तो 5.5555 इस तरह के आखिर में 6 आएगा। अगर राउंड कर लें तो 5.56 बन जाएगा। देखिए अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें इसमें तो जो मास की वैल्यू आएगी इस तरह से रिपीट हो जाएगी, 5.5555 चलता रहेगा। तो अगर आप चाहें तो 2 डिजिट तक इसको राउंड कर लें। तो 5 और नंबर है, ये देखिए मैं इसको 2 डिजिट तक राउंड करना चाह रहा हूँ यहाँ तक। अगर मैं इसका जवाब यहाँ तक लिखना चाहता हूँ तो ये वाला नंबर है ना 5, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये और 5 अगर नंबर हो जहाँ से हम छोड़ना चाहते हैं तो पिछले नंबर को देखना पड़ेगा इवन या ऑड है। अगर वो ऑड है तो उसमें एक का इजाफा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.5
6, क्योंकि 5 और नंबर है तो ये 6 हो गया, बाकी सारे नंबर रिमूव कर दें तो 5.56 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ बॉडी। सी पार्ट देखने स्टूडेंट क्या है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी। अभी इसी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, बताएं क्या होगा, ये एक्सेलरेशन मालूम करें। सेम बॉडी, अब सेम बॉडी है तो मास तो वही लेना पड़ेगा फिर 5.56 kg जो अभी निकाला है आपने, देखो 5.56 kg जो पार्ट बी में निकाला लिखा भी है। ओके, और आई क्या कह रहे हैं, इफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स है अगर वो 280 न्यूटन हो जाए, यानी फोर्स दे दी 280 न्यूटन हो और मास वही हो 5.56 kg जो पार्ट बी में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फार्मूला लगा दें, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की जगह 280 आएगा, मास 5.56 kg, एक्सेलरेशन मालूम करना। ये 5.56 स्टूडेंट वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 280 डिवाइडेड बाय 5.56, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50.36 आता है, तो एक साइड चेंज कर दें 50.36, इसका यूनिट मैंने लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अब गौर करें, पहले एक्सेलरेशन कितना पैरा हो रहा था, पहले कितना था 36 था और फोर्स थी 200, अब फोर्स आपने बढ़ा दी 280 कर दी तो एक्सेलरेशन भी तो बढ़ जाएगा ना भाई, फोर्स 200 से 280 कर दी तो एक्सेलरेशन बढ़कर 50.36 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है, किसी किस्म का इसमें किसी कोई भाम होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ती है तो साथ में क्या होता है, एक्सेलरेशन में भी इजाफा हो जाता है, यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। फिर साथ में देखें, एन एम्प्टी कार, खाली कार है जिसमें कोई नहीं, हैज 1200 किलोग्राम मास, मास दे दिया उसका कितना, एम्प्टी कार का मास दिया हुआ है 1200 kg, अगर ना भी लिखा होता मास तो किलोग्राम से पकड़ लेते, मास दिया हुआ है कार का 1200 किलोग्राम, एम्प्टी का मतलब होता है खाली कार है, यानी इसका मतलब है कि इसमें सामान नहीं है, खाली कार तो ड्राइवर तो होगा ना भाई गाड़ी चलाने में, सामान नहीं। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसका इंजन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलिए ठीक, अब इंजन ने इतना एक्सेलरेशन पैदा कर दिया तो फोर्स तो लगाई होगी ना उसने, अभी हमें नहीं पता उसने कितनी फोर्स लगाई। अब कह रहे हैं कि क्या होता है, अब आगे देखें, ये है ये बिफोर, ये एम्प्टी कार के हवाले से बिफोर लोडिंग, यानी इसमें किसी किस्म की लोडिंग नहीं हुई है, बिफोर लोडिंग कह लीजिए आप इसे, यानी वजन डालने से पहले, बिफोर लोडिंग का मतलब ये है, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कार है खाली, सामान नहीं है। आप कह रहे हैं कि इफ मास, इफ 300 किलोग्राम लोड इज एडेड, अगर इसके अंदर 300 किलोग्राम का लोड ऐड कर दिया जाए, पहले मास कार का 1200 है, अब आपने 300 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बोले, टोटल मास कार का अब 1500 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपने अंदर लोड भी कर दिया, वजनी हो गई कार। इज एडेड टू मास बाय पैसेंजर्स एंड लैंग्वेज, क्योंकि उसमें पैसेंजर भी आके बैठ गए अपने सामान के साथ बैठे, नहीं समझे बात को, तो कार का जो मास है वो 1500 kg हो गया। व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, बताएं कि वो इंजन जो है क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वही इंजन है, कार वही है, जाहिर सी बात है खाली कार का इंजन जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जब उसमें वजन बढ़ जाएगा, वजन आ गया तो वो इंजन फिर थोड़ा थक जाएगा, यानी उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल दुश्वारी रहेगी, नहीं समझे बात को। तो व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे पहले स्टूडेंट हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी, ये बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग दोनों चीज़ें हमने लिख दी, और लोड करने के बाद एक्सेलरेशन बताना है। लोड करने से पहले तो एक्सेलरेशन 4 है ना, अब लोडिंग हो गई है, वजन बढ़ गया, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों सूरतों में स्टूडेंट पहले आपको फोर्स बतानी पड़ेगी, जब तक आपको फोर्स मालूम नहीं होगी तब तक आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो हम इस डेटा के जरिए जो ऊपर दिया हुआ है हम फोर्स निकालेंगे, एम्प्टी कार का इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है, पहले जो है हमें यहाँ पर इस डेटा में फोर्स निकालनी होगी, ये समझे बात को, इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ इंजन के लिए एम्प्टी कार रखनी है, याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम है, फोर्स निकालनी, मास कार का जब एम्प्टी कार थी 1200 और एक्सेलरेशन 4 था, तो 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 न्यूटन आ गया, इसका मतलब इंजन इतनी फोर्स लगा रहा था। अब वो कह रहे हैं कि इंजन वही है, इंजन जो है वही है, अब बताइए कि कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब दोबारा आपने हेडिंग डाली फॉर एक्सेलरेशन और फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखा, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, अब फोर्स रखनी है वही, क्योंकि इंजन चेंज नहीं हुआ, कार तो वही है, तो उसका जो फोर्स इंजन का वो था 4800, यहाँ पे लिख दिया फोर्स 4800 न्यूटन है, मास बढ़ गया है सफा कार का 1500 kg, क्योंकि पैसेंजर और सामान आके उसमें शामिल हो गए, और एक्सेलरेशन आपको बताना, ठीक है, ये बता।
तो 1500 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा ना, क्या हाल है, 4800, ये 1500 डिवाइड में आ गया, डिवाइड करने पर जवाब क्या आएगा 3.2, साइड चेंज कर दें तो 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले जब कार खाली थी तो एक्सेलरेशन 4 था, अब कार में जब सामान और पैसेंजर आ गए तो वही इंजन कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा ख्याल है समझना मुश्किल नहीं है, जितना वजन बढ़ता जाएगा भाई इंजन बैठ जाएगा, ज़्यादा वजन ना बढ़ाना वरना वो बैठ ही जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा ना, इंजन है जिन थोड़ी है, अपनी इस्तेदाद कैपेसिटी के मुताबिक ही वो काम करेगा। अच्छा, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेम इंजन होता है। क्वेश्चन 8 देख लें, हम 12 क्वेश्चन है करीब होते जा रहे हैं अपने इस फुल ट्यूटोरियल में, और आपकी हिम्मत को सलाम है जो भी इसको देख रहे हैं, इस ट्यूटोरियल को फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, मुझे भी समझाने की और आप लोगों को समझने की जो तलबा भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, न्यूमरेट एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे हिसाब से ये, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछते हैं न्यूमरेट एटलीस्ट 3 क्लियर डिफरेंस, 3 डिफरेंस बताने, वाज़ेह डिफरेंस बताइए किसके दरमियान, मास और वेट के दरमियान, मास एंड वेट, मास एंड वेट। शुरू से एक सवाल जहनों में रहा है कि मास और वेट है क्या, क्या डिफरेंस है, मास और वेट से तो वाकिफ ही हैं सब लोग, इस वेट क्लियर, क्या डिफरेंस क्या है, स्टूडेंट पहले इस डिफरेंस पे बात करें। डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, पहला डिफरेंस ये आपके सामने आ गया, पहला देख लें, इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास कौन है, मादे की मिकदार है, किसी भी बॉडी में कितना मैटर है वो उसका मास है, लेकिन जो वेट है वो क्या कहलाता है, वही मैटर है फर्ज करने, लेकिन इट इज अर्थ अट्रैक्शन, उस मैटर पे जो जमीन अट्रैक्शन लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, वो उसका वेट है। समझ रहे हैं बात को, तो एक तरफ मास हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, और दूसरी तरफ जमीन की कशिश हो गई उस मैटर पे, तो जमीन की कशिश से उसका वेट डिफाइन होता है। गेट क्लियर, ये पहला वाज़ेह डिफरेंस आ गया। दूसरा, इट इज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप चाहे चांद पर हो, आपके पास फर्ज कर लें पेन है 20 ग्राम का, अब आप चांद पर चले जाएं, आप मार्स पे चले जाएं, किसी प्लेनेट पे चले जाएं, जमीन पर आए, मास यही रहेगा कांस्टेंट, लेकिन वेट कांस्टेंट ही रहेगा, वेट चेंज होता चला जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वेट का ताल्लुक प्लेनेट की अट्रैक्शन से है, तो जिस प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वेट बढ़ जाएगा, और जिस प्लेनेट की ग्रेविटी कम होगी वहाँ वेट कम हो जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ तक कि ज़मीन की सतह पे भी प्लेस टू प्लेस वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़मीन हमारी बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ओवल शेप में है। समझ रहे बात को, ज़मीन के मरकज से कुछ सतहों का फासला दूर है, कुछ का करीब है, जिनका करीब है वहाँ वेट ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा है, और वो सतहें ज़मीन की जो कि ज़मीन के मरकज से ज़्यादा दूरी पर हैं, फासला बढ़ने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो वेट कम हो जाता है। समझ रहे बात को, ये भी एक रीज़न आया था बीच में, स्प्रिंग बैलेंस वाला और वेट वाला, याद करें। तीसरी चीज़, एसआई यूनिट इस किलोग्राम, इसका एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम में नापते हैं, और जो इसका यूनिट है न्यूटन है, फोर्स है, चूंकि वेट फोर्स है उसको किस में नापते हैं, न्यूटन में। एक और डिफरेंस याद रखिएगा, स्केलर है, मास स्केलर क्वांटिटी, ये लिखा नहीं है, 3 डिफरेंस पूछे थे, तो मैं फिर भी चाहूँगा कि आप 1-2 डिफरेंस याद रखिएगा। ये कौन है, अगर मैं चौथा कहूँ तो ये स्केलर है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, ज़मीन के मरकज़ की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये याद रखिएगा। तो ये भी एक तरह का डिफरेंस बन गया। फिर अगर एक डिफरेंस और देना चाहें तो मास का फार्मूला होता है F/A, जो न्यूटन सेकंड लॉ से आता है, और वेट का फार्मूला होता है mg, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ से ही आता है, W=mg, ये भी एक तरह का डिफरेंस बन गया। समझ रहे बात को, कितने डिफरेंस बनते जा रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंस बन जाएंगे साथ साथ। तो याद रखिएगा, मास को किससे नापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के, उसके जरिए, कॉमन बैलेंस के जरिए, जो आपके आम तराजू नहीं होते इनके जरिए नापा जाता है, इसमें पढ़ने लगे होते हैं, लेकिन ये जो वेट होता है इसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए नापा जाता है, ये भी एक डिफरेंस है। खैर 3 पूछे थे वो बता दिए। बी पार्ट देखें, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस ये आपके सामने आ रहा है, हेलो आवाज़ आ रही है सॉरी हेलो बोल दिया, मैं चेक भी कर रहा हूँ कि पट्टी आवाज़ की चल रही, पता चल रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम, किसी एक ऑब्जेक्ट है इसका मास 60 किलोग्राम है, कितना है 60 किलोग्राम। फाइंड इट्स वेट ऑन अर्थ, बताएं ज़मीन पर अगर वो होगा तो उसका वेट वहाँ क्या होगा, मून पर अगर उसे ले जाएं तो वहाँ वेट क्या होगा, और अगर सयारा मरीख पे ले जाएं मार्स पर तो उसका वेट क्या होगा। लेकिन साथ में इनकी ग्रेविटीज दी हुई है, देखिए स्टूडेंट, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर प्लेनेट की एक खास ग्रेविटी होती है, अर्थ की 9.8 लीजिए, मून पर ग्रेविटी 1.6 लीजिए, और मार्स पर ग्रेविटी 3.7 लीजिए, ये फिक्स ग्रेविटीज की वैल्यूज दी हुई हैं।
अब इसके मुताबिक बताइए कि अगर ऑब्जेक्ट 60 किलोग्राम का है तो उसका इन प्लैनेट्स पर वेट क्या होगा। अब ये बात तो तय है कि वेट का ताल्लुक प्लैनेट से होता है और उसकी अट्रैक्शन से होता है, और मास कांस्टेंट है, वो तो चेंज होता नहीं। डेटा बना लो, डेटा में बना लो। पहले मास कितना दिया हुआ देखें, इसमें मास है 60 किलोग्राम, ठीक है। फाइंड मालूम करना है क्या, वेट बताना है आपने, ये भी ठीक है। कहाँ का बताना है, अर्थ पर बताना है पहले, जहाँ ग्रेविटी 9.8 है। मून पर बताना है, वहाँ ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और मार्स पर बताना है, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेट ऑन अर्थ, पहले आप उस बॉडी का वेट अर्थ पे निकालेंगे। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एम। मास दिया हुआ है 60, ग्रेविटी जमीन पर, ये साइड में रीजन लिख दिया, मास तो 60 किलोग्राम की, माने ग्रेविटी जमीन पर कितनी स्टूडेंट 9.8 है, बी केयरफुल दी हुई है। अगर नहीं देते तो 10 भी ले सकते थे। 60 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 आएगा। तो पता चला जमीन पर उस जिस्म का वजन 588 न्यूटन होगा। रिक्वायर्ड वेट ऑफ बॉडी ऑन। अब उसी बॉडी का वेट मून पर कैसे निकालेंगे। वेट का फार्मूला फिर वही होगा mc। मास तो चेंज नहीं होता लेकिन ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मून पर ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 गिवन है मीटर पर, और ये होती है। 60 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 न्यूटन, वजन कम हो गया जमीन के मुकाबले में। रिक्वायर्ड वेट ऑफ बॉडी ऑन मून। फिर वेट ऑन मार्स, मार्स पर ले जाइए शहर मरीख पर, वेट का वही फार्मूला mg इस्तेमाल हुआ, मास वही रहेगा, ग्रेविटी वहाँ चेंज हो गई 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 60 को 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 आएगा। देखा आपने, जमीन पर 588, मार्स पर 222 कम हो गई, और चांद पर सबसे कम हो गई, सबसे ज्यादा कम 96। क्यों, क्योंकि जमीन बड़ी है, जमीन अर्थ बड़ी है, उससे छोटा मार्स है, और मार्स से छोटा कौन है, मून है। ये अर्थ, ये मार्स, और ये कौन है, मून। तो आपने देखा प्लेनेट का मास इतना ज्यादा होता है, वहां पे वेट भी ज्यादा होगा ग्रेविटी ज्यादा होने के नतीजे में। और मार्स और मून इस तरह मासेज इनके कम होते चले जाएंगे, छोटे हो गए प्लेनेट तो ग्रेविटी भी कम हो जाएगी, तो वजन भी कम हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये रीजन। सर्कुलर मोशन अगला हिस्सा शुरू कर रहे हैं इसमें। सर्कुलर मोशन भी डायनामिक्स चैप्टर के एक अहम टॉपिक्स में से था। इसमें A B C D करके 4 पार्ट है, जिसमें आपके सामने जो है एक न्यूमेरिकल भी बीच में दिया हुआ है C पार्ट, और बाकी जो थ्योरी के सवाल आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के इसमें तवज्जो रखें। डिफाइन फोर्सेस एक्टिंग ऑन, उन फोर्सेस को डिफाइन करें एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करती है, दायरे में, तो उस पर अमल करने वाली फोर्सेस के बारे में बताइए, डिफाइन करें। तो फोर्सेस पहले हम ए पार्ट को पिक कर रहे हैं, इसमें एक एक करके, सब एक साथ झमेला नहीं लगाना नहीं चाह रहा मैं, बिला वजह आप भी परेशान होंगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी समझाने में। एक एक करके समझते हैं सबको। खैर मेरा तो मसला नहीं, मेरा तो काम ही नहीं है। फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। देखिए होता है कि जब कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है, तो कभी गौर किया आपने अपने इर्द गिर्द चीज़ों को दायरे में हरकत करते हुए देखा। सबसे पहले आप अपनी छत पर देखो, तमाम तौर पर देख लें छत पर, जिस कमरे में आप बैठे हुए छत पर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, पंखा नजर आ रहा है, सीलिंग घूम रहा है दायरे में, दिख रहा है ना, दायरे में घूम रहा होगा। ओके, चलो पंखा नहीं तो पेडिस्टल फैन होगा, तो वो भी तो घूम रहा होगा ना दायरे में। नहीं समझे बात को, पेडिस्टल फैन हो सकता है। तो ये सर्कुलर मोशन है। फिर आप बाहर जब निकलते हैं तो आप देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, दायरे में घूम रही है। एटम में चले जाएं तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन दायरे में घूम रहा है। दायरा मान लें, हालांकि होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं दायरा। एटम लेवल तक तो चलता है ना सब। वो तो जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बाल की खाल निकालेंगे। तो वो कहा ना किसी शायर ने, आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो वो जब की तब देखेंगे, देख बात। तो फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा चीज़ें सर्कुलर। इस तरह रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाएं, आप बच्चे अक्सर करते हैं, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा अपने बचपन में। जब आप रस्सी से पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो दायरे में घूमता है, ऐसा होता नहीं होता, फिंगर पर फोर्स महसूस होती है। बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं आप, जिसमें ऑब्जेक्ट, मौत के कुएं में आपने देखा होगा, डेथ वेल में बाइकर या जो राइडर होते हैं, कार राइडर, वो मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे होते हैं भाई, बड़े ही जीदार होते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है। जरा सी गलती की और ऊपर का टिकट कट जाता है फौरन ही, नहीं समझे बात, मुझे उसको डेथ वेल कहते हैं। दायरे में घूम रहा है, आप अंदाजा कर लीजिए, अपनी जान हथेली पे रख कर, जाबाज या बाजीगर।
तो दायरे में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। जो आपने झूला देखा होगा, पार्कों में अक्सर झूले दायरे में घूम रहे होते हैं, बहुत सारे झूले देखे होंगे। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है, बाल्टी में मुझे आज भी याद है कि अम्मी जब दूध मंगाती थी ना, ये जाके बाड़े से दूध लेकर आओ, तो हम क्या करते थे, वो जो डोल हुआ करता था, वो पन्नियों का थैलियों का ज़माना नहीं था, वो घर से डोल लेकर जाते थे, डोलची या डोल कहते थे उसे। वो 2 सेर 3 सेर जितना भी दूध है उसमें डाला बाड़े से, और उसको लेकर आ रहे हैं। अब वो बोरियत होती थी इतनी दूर तक पैदल चलो, तो मैं जो उसको घुमाता हुआ जो है बाल्टी को पूरे उसमें सर्किल में घुमाता हुआ लेकर आता था। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि पूरा बाल्टी घूम रही है लेकिन दूध नहीं गिर रहा, ढकना नहीं था उसका, ढकना कवर नहीं है, ऐसी फर्श बगैर कवर के जब उसको गोल गोल घुमाएंगे तो ना वो दायरे में घूमेगा ऊपर नीचे, लेकिन दूध नहीं गिरता था। ये इंटरेस्टिंग लगती थी चीज़ के। फिर बच्चों को दिखाते थे, देखो दूध नहीं गिर रहा बाल्टी में से, हालांकि पूरी बाल्टी ऊपर घूम के ऊपर चली गई है, फिर भी अपनी जगह कायम है। आखिर ऐसा आज पता चलता है ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे फिजिकल रीजन क्या है। तो कहने का मकसद ये सवाल में पूछा है, कम टू द मेन पॉइंट, बातें बहुत हो गई आपसे। फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में 2 तरह की स्पेशल फोर्सेस लगती हैं इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम अपनी गुफ्तगू का दायरा आपके कोर्स के मुताबिक ही रखेंगे और सवाल के जवाब के मुताबिक रखेंगे, अक्लमंदी यही है। आए बाय शेयर करने से क्या होता है, और जो गुफ्तगू आपको की है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है, वो भी आए बाय शायद नहीं है, वो है हकीकत से उसका ताल्लुक है, अभी सवाल जवाब का हिस्सा है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी की अलामत से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एफ एफ की अलामत से। एफ मीन्स का मतलब फोर्स, सी का मतलब सेंट्रीपिटल और इस स्मॉल एफ का मतलब फ्यूगल है। सही है। ये 2 तरह की फोर्सेस अमल करती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा होता है। इस तरह से जब भी आप सर्किल में घूमेगा ना, ऑब्जेक्ट है तो उस पर 2 तरह की, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के खिलाफ अमल करती है, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके। आइए, सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं? सच फोर्स, ऐसी फोर्स विच द बॉडी, विच कीप्स द बॉडी होगा, कीप्स में लिखना भूल गया, आप इसको जरा वर्ड में इजाफा कर लें। विच कीप्स द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, पाथ कहते हैं रास्ते को, इसे कहा जाता है रास्ता, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को दायरे में मुतहरिक रखे, जब तक ये फोर्स लगती रहेगी बॉडी दायरे में मुतहरिक रहेगी, तो सच फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। क्या कहते हैं इसमें? डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो विच कीप द बॉडी टू मूव अलोंग सर्कुलर। बहुत सारी मिसालें दे दी हैं आपको। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं? सच फोर्स, ऐसी फोर्स विच हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें, सेंट्रीपिटल चाहती है कि बॉडी सेंटर की तरफ आए, ये ऊपर डायग्राम बनाई थी ना अभी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहती है कि बॉडी दायरे से दूर जाए। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो बॉडी बेचारी जाए तो कहाँ जाए, लिहाजा ना तो वो सेंटर की तरफ जाती है ना बाहर की तरफ जाती है, बल्कि वो दायरे में अपनी हरकत को जारी रखती है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और बॉडी मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। तो ये 2 तरह की फोर्सेस अमल करती हैं, उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में वो ही किया है इन्होंने। बी पार्ट, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक डायग्राम बनाए जिसमें डायरेक्शन शो करनी है आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताएं जो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करी। डायग्राम बड़ी साफ अच्छी बन गई कुदरती तौर पे, देखिए यहाँ पर इस अपने मुंह में मिट्टू बात। देखिए ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है। ओके, एम इसका मास है, रस्सी से फर्ज कर लें, पत्थर को बांध के आप घुमा रहे हैं। ये मिसाल ले लें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो ये अक्सर नज़र आती हैं चीज़ें, हमने बचपन में की भी, आपने भी की होंगी। ये ऑब्जेक्ट दायरे में हरकत कर रहा है, तो ये सेंटर से यहाँ तक तो रेडियस कहलाता है, पता होगा ये बात सबको, ये चीज़ रेडियस कहलाती है, सेंटर से दायरे तक का फासला। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्सेज है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किससे अमल करती है, बताया सेंटर की तरफ, और फ्यूगल की डायरेक्शन सेंटर से बाहर। और जब बॉडी मूव कर रही होती है तो दायरे में वेलोसिटी की डायरेक्शन स्टूडेंट एक खास स्ट्रेट लाइन के साथ होती है। इस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन बना लें, हम यहाँ तक बना सकते हैं, चलो ये स्ट्रेट लाइन टेढ़ी हो गई ना, नजर लग गई, ये सेट, इसको टेंजेंट लाइन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेंजेंट
ये लफ्ज़ याद रखना, मैथ का आ गया प्योर। ऐसी लाइन जो दायरे के किसी नुक्ते को छू कर गुजरे, जो दायरे के किसी पॉइंट को टच करके गुजरे, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ, जब बॉडी मूव करके यहाँ आएगी ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ ऐसे हो जाएगी। ये समझे बात? जब बॉडी मूव करके यहाँ आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ ऐसे हो जाएगी। और सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ रहेगी? सेंटर की तरफ रहेगी। जब बॉडी मूव करके यहाँ आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के साथ, सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। तो पता चला जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर अमल करती है। यही वजह है कि ये लीनियर वेलोसिटी जो है, जो फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज कर सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए या तो फोर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर है। लिहाजा सेंटीपिटल फोर्स जस्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज करती रहेगी, जिसके नतीजे में बॉडी यकसा रफ्तार के साथ दायरे में मुताबिक रहेगी। ये राज की बात है, इस पर गौर कीजिएगा जो बताया है। तो फार्मूला इसका देखने क्या है, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ये होता है mv²/r। ठीक, सेंटीपिटल फोर्स का अनुसार स्टूडेंट तीनों चीज़ों पर होता है, मास पर भी होता है, वेलोसिटी पर भी, रेडियस पर भी होता है। मास वैसे कांस्टेंट लिया जाता है, वेलोसिटी पर भी और रेडियस पर भी, तीनों चीज़ों पर सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही होती है। आप सोच रहे होंगे माइनस कहाँ से आ गया? माइनस लगाने की वजह यह है कि सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की जानिब होगी, लिहाजा इस बात को माइनस साइन से शो किया जाता है। m मास है, v वेलोसिटी है और r कौन है? रेडियस। इसको यूं समझ लें, जितनी ज्यादा वेलोसिटी आप देंगे सेंटीपिटल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। आप तेज तेज पत्थर को घुमाएं, आपकी सेंटीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी, आपको फिंगर पे दर्द महसूस होने लगेगा। और इसी तरीके से अगर आप रेडियस कम करते चले जाएं, सेंटीपिटल फोर्स रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना दायरा छोटा होता चला जाएगा सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा होती जाएगी। यानी उसी रस्सी को आप अपनी उंगली के लपेटना शुरू करते हैं तो रस्सी छोटी होती जाएगी, यानी रेडियस कम होता जा रहा है और सेंटीपिटल फोर्स, पत्थर तेज तेज घूमने लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। और अगर आप रस्सी खोलना शुरू कर दें, उल्टा घुमाना शुरू कर दें, तो दायरे का रेडियस बड़ा होता जाएगा और सेंटीपिटल फोर्स कम होती जाएगी, आपको फिंगर पे भी फोर्स कम महसूस होगी। ये वो तमाम चीज़ें जो तजर्बे से गवाह हैं, शायद तजर्बा शाहिद है, नहीं समझे बात को, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बराबर आपके सामने आ गया। सेंटीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला सेम यही है। क्यों? क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम है, सिर्फ डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट है। तो सेंटीफ्यूगल फोर्स mv²/r वही होगी वैल्यू, और इसको प्लस साइन से शो किया इन्होंने क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटीपिटल फोर्स के खिलाफ होती है। उसके बाद सी पार्ट में कह रहे हैं आकार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर। बस इतनी गुफ्तगू करनी, बातें तो बहुत हो सकती हैं इस पर, मुझे ट्यूटोरियल को वाइंड अप भी करना है। आकार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर, ये पाथ होगा PATH, पार्ट लिख दिया इन्होंने, दायरवी रास्ता PARTH, H में से नहीं PATH होगा, सॉरी पूरा सही कर दें, सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। एक कार जो है एक सर्कुलर रास्ते पर हरकत कर रही है जिसका रेडियस 1000 मीटर है। द मास ऑफ कार इज 600 किलोग्राम, वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। या पर आवर के लिए यहाँ पर -1 लगाना चाहिए था। फाइंड सेंटीपिटल एक्स फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स बताएं क्या होगी, एक्सर्टेड बाय द कार, और सेंटीपिटल एक्सलेशन बताएं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले रेडियस देख लें स्टूडेंट, रेडियस कितना दिया हुआ है 1000 मीटर, मास दिया हुआ है 600 किलोग्राम, वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। बचपन से आप, बचपन तो नहीं खाए, 7 किलोमीटर पर आवर पढ़ते चले आ रहे हैं आप, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड। न्यू स्टूडेंट सुनने, 1 किलोमीटर को मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये पर आवर लिखा हुआ है, यानी नीचे एक आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। कितने? 3600 सेकंड, इसलिए 3600 सेकंड लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अपॉन में होगा क्योंकि आवर अपॉन h की पावर -1 है, तो अपॉन में 3600 सेकंड लिख दीजिए आवर की जगह। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से, चलें 0000 से कट गया, 36 कम 36, 36 दूनी 72, 2 दाएं 20 हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इस तरह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, और सेंटीपिटल फोर्स बतानी है और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन बताना है। आइए पहले फोर्स बताते हैं। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, मास है 600, देख लें डाटा में यही 600 kg,
वेलोसिटी है 20 अभी निकाली आपने ऊपर, 2 स्क्वायर फार्मूले का, और आर रेडियस है 1000। 600 अपनी जगह रहा स्टूडेंट, यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है 20 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, और नीचे 1000 अपनी जगह रहा, ठीक है। अब 2 0 से कट जाएंगे तो ऊपर 6 बचेगा, और 20 बचा, ये 20 बचा, फिर 20 और अपॉन में 10 रह जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या किया, कटिंग की है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 के टेबल से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 6, 20 और 2 बचेगा, और अपॉन में 1 होगा, लिखते नहीं। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 6 दूनी 12, 12 दर 20, तो ये 240 न्यूटन आ जाएगा। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, आंसर दी आंसर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, आपके सामने लिख दिया। वेलोसिटी है 20, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, रेडियस है 1000। 20 स्क्वायर का मतलब है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, नीचे है 1000, ऐसे ही है। अगर मेरी स्पीड तेज हो जाए तो बता देना मुझे कि सर आप बहुत तेज तेज भागते, ताकि मैं आप स्लो भागूँ ताकि मैं कैसा भागूँ, स्लो भागना तो फिर भी पड़ेगा ही। तो देखिए 1000, अब ये क्या होगा, 0 से कट गए, बचपन में आ जाओगे। हालांकि ये अजीब सा लग रहा है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो ना भाई, जब सिंपल अलाउ है तो। 0 से कट गया, ऊपर दो और 2 बचेंगे, नीचे 10 बचेगा, 2 दूनी, अच्छा जी, फिर 2 के टेबल से भी काटा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर 2 नीचे 5। अब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बाहर, 2 अंदर, 2 छोटा पड़ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 होके 20, 20 में से 20 गया, कुछ नहीं बचा, तो ये 0.4 आ जाएगा। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक। डी पार्ट, लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या है, इसके इस्तेमाल बताएं जी मशहूर, यानी यूजफुल, पर्पसफुल, मकासिद, डेट ह्यूमन आर बेनिफिटिंग एवरीडे। क्या मतलब हुआ, इंसान जो है फ़ायदा उठा रहे हैं रोज़ाना। सेंट्रीफ्यूज के ऐसे ज़बरदस्त किस्म के मकासिद बताएं, यूजेस बताएं, कारामत यूजेस बताएं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रीफ्यूज किसे कहते हैं। पहली बात तो ये है, इस्तेमाल तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो पता चले सेंट्रीफ्यूज है क्या। याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूज आप सबके घरों में मौजूद होगा। ये अप्लाइंसेज हैं, ये क्या है, डिवाइसेज हैं, अप्लाइंसेज हैं, विच सेपरेट हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स इन लिक्विड्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। डेफिनेशन पहले लिख लें, और यही डेफिनेशन याद करनी है सबने। अप्लायंसेज हैं सेंट्रीफ्यूज, कौन से अप्लायंस हैं, विच सेपरेट, जो अलग करते हैं किसको, हैवी पार्टिकल्स को, किससे, लाइटर पार्टिकल से। किसमें, लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड्स में भी 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, लाइट और हैवी पार्टिकल। तो सेंट्रीफ्यूज अप्लायंसेस का काम होता है लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल को एक दूसरे से जुदा करना। अभी मिसाल दूंगा, आप फौरन समझ जाएंगे, सर मेरे घर में तो मशीन है, बचपन से देखता चला आ रहा हूँ मैं, देखती चली आ रही हूँ, अगर तालिबा हैं तो वो देखें यूजेस क्या है सेंट्रीफ्यूज के। पहला इस्तेमाल आपके सामने, पहला इस्तेमाल ये आ गया, शुगर के क्रिस्टल्स। बुढ़िया के बाल खाएं आप लोगों ने, बल्कि ये तो नहीं है, ये तो दूसरी मिसाल दी है इन्होंने। मैं बुढ़िया के बाल की मिसाल आप क्लास में भी देता हूँ अक्सर तलबा को अपने। बुढ़िया के बाल बचपन में खाते थे ना, वो रंग बिरंगे, गुलाबी कलर के, पीले कलर के, जिसमें वो चीनी डाल के ना, रंग बिरंगी चीनी डाल के मशीन में उसको घुमाते थे। जब वो घूमता था तो साइडों में से चीनी में से जो है ना वो रेशे निकलते थे, याद करें। रेशे निकलने के बाद करीब आना शुरू हो जाते थे, फिर उसको हाथों से समेट लेता था वो। तो इस तरह से हैवी पार्टिकल और जो फॉर्म होता था लाइट पार्टिकल, वो अलग हो जाते थे, देखा आपने। तो बुढ़िया के बाल जो है, ये वो जो डिवाइस है जिसमें वो ये शॉपकीपर ये काम किया करता है, वो सेंट्रीफ्यूज कहलाती है। अब मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। शुगर क्रिस्टल्स, इसी तरीके से ये जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं घरों में, चाय बनाने में, जर्दा बनाने में, मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ बनाने में, जो हम चीनी शुगर क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं, ये कभी और क्या किससे हासिल होती है, शुगर कैन से हासिल होती है, गन्ने से। बल्कि इसके लिए मोलेसिस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गुड़ कहते हैं इसको। मोलेसिस का नाम सुना होगा आपने, गुड़, गुड़ का नाम तो सुना है ना सब। गुड़ नहीं खाया कभी, गुड़, गुड़ गुड़ी बोलते हैं भाई। शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस। गुड़ जो है असल में ब्राउन लिक्विड होता है। गुड़ को पहले पिघला लेते हैं बहुत ज़्यादा, जो गन्ने से गुड़ बनाया जाता है उसको पिघलाया जाता है, ब्राउन का, डार्क ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, मोलेसिस कहलाता है। फिर इसको मशीनों से गुजारा जाता है, और फिर इसमें से जो है ना वो से शुगर क्रिस्टल्स को अलग किया जाता है। जैसे ही शुगर क्रिस्टल फॉर्म में आता है इसमें, तो वो सेपरेट भारी हो गया अलग होना शुरू हो जाता है मोलेसिस से, और चीनी के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मोलेसिस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉ शुगर कैन, यानी जो आपका गन्ना है रॉ शुगर कैन, उससे इसको हासिल करते हैं पहले गुड़, और फिर गुड़ को गर्म करते हैं और उसके बाद मशीन से गुजारते हैं,
सेंट्रीफ्यूज मशीन से, तो क्रिस्टल चीनी के अलग हो जाते हैं। ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ब्लड एनालिसिस, जो ब्लड का एनालिसिस, खून के जो खलियात होते हैं, जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को डेंगू है या खून का कोई और इन्फेक्शन है या उसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल या चीज़ें आ गई हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह, तो ब्लड एनालिसिस इज कैरीड आउट थ्रू अ सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस इन लैब। लेबोरेटरी में एक सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस होता है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके अंदर से जो गैर सेहतमंद पार्टिकल होते हैं उनको अलग करके एनालाइज किया जाता है कि हैं या नहीं, अरे पैदा अगर हो जाए खुदा न खास्ता, तो ब्लड एनालिसिस में भी सेंट्रीफ्यूज अप्लायंस से मदद ली जाती है लेबोरेटरी में, मेडिकल लैब में। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, तीसरा बहुत, द क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्किम्ड मिल्क। ये तो आपने ये घरों में करते ही हैं लोग, क्रीम को निकालते हैं, मक्खन को अलग किया जाता है, क्रीम को सेपरेटेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क। जो स्किम्ड मिल्क होता है दूध, उससे क्रीम को अलग किया जाता है किसके जरिए, क्रीम सेपरेटर एक मशीन है, उसकी डायग्राम आपकी किताब में दी हुई है, देख लीजिएगा। क्रीम सेपरेटर के जरिए जो इसको अलग कर, तो क्रीम सेपरेटर में डाल देते हैं दूध, उसके बाद घुमाते हैं, जब तेजी से घूमता है तो आपने देखो क्रीम अलग होना शुरू हो जाती है और वो करीब आगे फिर जमना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता है, पार्टिकल उसके दूर हटते हैं, हैवी पार्टिकल अलग हो जाते हैं और उसके बाद जब हैवी पार्टिकल साइडों में दीवारों पे लगते हैं तो फिर ऐसा ऐसा करीब आना शुरू हो जाते हैं फोर्स की वजह से, और फिर करीब आते आते वो सेंट्रल जो पार्ट एक्सल होता है उस पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर खवातीन उसको हाथ से निकाल लेती हैं बंद करके मशीन, है ना, क्रीम अलग हो जाती है। तो वहाँ पे भी देखा आपने। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आप लिक्विड के अंदर हैवी पार्टिकल्स को लाइट पार्टिकल से जुदा कर रहे हैं, तो ये ज़बरदस्त, ये सेंट्रीफ्यूज कहलाते हैं और ये उसकी यूज़फुल पर्पसेस हैं जो कि एवरीडे लाइफ में इंसान जो है फ़ायदा उठा रहा है, बेनिफिट ले रहा है इससे। ओके, रोड, इसमें चले हम बाद में बात करें। फ्रिक्शन देखो कौन सा है, फ्रिक्शन, अगला टॉपिक 10A, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, उस पर बात मुकम्मल हो गई है या नहीं, पहले ये तो देखूं मैंने क्या काम कंप्लीट करवा भी दिया है या कुछ छोड़ तो नहीं दिया। क्या क्या था भाई, स्टूडेंट देखें दोबारा उस ऊपर भागो, ABC कौन कौन से पार्ट थे, कोई मिस तो हो जाए तो सॉरी भाई। हाँ, A पार्ट हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, न्यूमेरिकल लिस्ट डाउन सम पर्पसफुल यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज भी होगा, फिनिश हो गया, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आगे बढ़ते हैं। आप एक साथ मत देखें, थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें, समझ रहे बात को। एक सवाल देख लिया फिर अगले दिन दूसरा देख लिया, ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि एक साथ अपने ऊपर देख लिया। अब एक शख्स है नहा रहा है, अगर वो पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ले और सोचे कि मैं फारिग हो गया नहा के, तो वो क्या होगा आप अंदाजा कर लें। अगर एक बाल्टी ही पानी मौजूद है तो उसको एक साथ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसको जो है ना, वो आप जानते ही हैं क्या मिसाल है इसमें। फ्रिक्शन देखिए, ये अगला सवाल है। फ्रिक्शन के हवाले से 10वां और 11वां ए बी करके 4 सवाल बनाए, इन पर 4 पार्ट बनाए। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। फिर इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फिर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। बस करीब होते जा रहे हैं हम, उसके बाद 12वां रह जाएगा आखिरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देख लें स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लिया सबने। ए पार्ट कर रहे हैं क्या, ए पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं, और एक्सप्लेन करें विद 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स के जरिए से, डेली लाइफ से 2 एग्जांपल लेके एक्सप्लेन। देखें ये आपके सामने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि साइकिल आप चला रहे हो और पैडल मारना बंद कर दें तो क्या साइकिल चलती रहेगी या रुक जाएगी। आप ब्रेक भी नहीं लगाई आपने, तवज्जो रहे, ब्रेक भी नहीं लगानी, ब्रेक भी नहीं लगानी, साइकिल क्या होगा, थोड़ी देर चलकर रुक जाएगी। किसने रोका और किया, गेंद को फेंकें, ड्रिबल करें, लुढ़काएं ग्राउंड पर, तो थोड़ी देर के बाद, उसमें तो ब्रेक होता ही नहीं है, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, बॉल भी रुक जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि वो कुछ फासला तय करके रुक जाती हैं। तो याद रखिएगा, जब एक सतह दूसरी सतह पे मूव कर रही होती है तो दोनों सतहों के दरमियान, सरफेसिस के दरमियान एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है मोशन के खिलाफ। व्हेन 2 सरफेसेस मूविंग relative to each other, opposite force arises against their relative motion to stop their motion. That relative motion against their motion is called the force of friction. मुश्किल हो गया, आसान का रेंज हो गया। The force arising between 2 moving surfaces, 2 मुतहदिक सतहों के दरमियान अमल करने वाली फोर्स, against their relative motion,
जो उनकी रिलेटिव मोशन के खिलाफ हो, जो ना चाहे कि बॉडी एक दूसरे के लिहाज से मूव करें, तो कॉल्ड फ्रिक्शन। फोर्स अराइजिंग, जो पैदा हो जाती है बिटवीन टू मूविंग सरफेसेस, दो सतहों के दरमियान, अगेंस्ट देयर रिलेटिव मोशन, अगेंस्ट रिलेटिव मोशन कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स में ये व्हेन बॉल रोल्स, अभी मिसाल दे दी आपको, फिर भी देखने, व्हेन बॉल रोल्स ऑन ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड। यानी तो आम रोज़मर्रा मुशाहिदे की बात है कि जब आप किसी, फर्ज कर लें ये ग्राउंड है, इस पर आप बॉल को रोल कर रहे हैं, जब बॉल मूव कर रही होती है तो ये देखें दोनों सतहें, ग्राउंड सरफेस और बॉल की सतह, इनके दरमियान अपोजिट फोर्स पैदा हो जाएगी जो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये बॉडी की मोशन को रगड़ की कुव्वत कहते हैं उर्दू में, रोकने की कोशिश करती है तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता जो एक मकाम पर आकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये समझे बात को? तो रिलेटिव मोशन के खिलाफ बॉल हालांकि इस तरह मूव कर रही थी, लेकिन बिलाखिर फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको रोक दिया, तो सच फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, आइए दूसरी मिसाल पर बात करते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है आपके सामने आ गई है, व्हेन बाइक राइडर, बाइक चलाने वाला, पहले कार ड्राइवर था, मैं बाइक राइडर कर दिया, अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करता है मोटर बाइक, अगर तुलबा आपने चलाई है तो आप समझते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अमल करती है बिटवीन ब्रेक शूज एंड रबर। अब ब्रेक शूज और रबर, लेडीज हमारे यहाँ तालिबा शायद से वाकिफ नहीं है इतनी, ब्रेक शूज और रबर जो पहिए होते हैं ना, ब्रेक शूज लगे होते हैं, वो ब्रेक शूज और रबर आपस में टच होती है पहिए के सतह के साथ, तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो पहिया रुक जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स अमल करती है और वो फिर गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही है। हमारा चलना फिरना, हमारा खड़ा होना, हमारा दौड़ना, हमारी जो पाँव की सतह है और ज़मीन की सतह के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है। तो बाज़ औक़ात इसके बड़े फ़वाइद भी होते हैं, बाज़ औक़ात नुकसानात भी होते हैं। तो हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो दुनिया में रहते ही हैं। तो बहरहाल दो यूज़ थे पूछे तो उन्होंने हमें बता दिया, यूज़ तो बहुत सारे। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, न्यूमेरिकल देख लीजिए, टाइम अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, एक ब्लॉक जो है वो एक फर्श के ऊपर, फिसलने वाले फर्श के ऊपर रखा हुआ, फिसलने वाले। द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 किलोग्राम, उसका मास दे दिया 15 किलोग्राम। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्प्रिंग, जब उसको किसी रस्सी के जरिए पुल किया जाता है, पुल का मतलब है इसमें खींचना, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन, तो स्प्रिंग बैलेंस 3 न्यूटन की फोर्स शो करता है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बताइए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे तवज्जो रहे स्टूडेंट, ये मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम में, डायग्राम यहाँ पे कैप्चर कर ली थी आपकी किताब से ताकि समझाने में आसानी हो। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है बीच में, तवज्जो रहे स्टूडेंट, ये वाला, ये स्प्रिंग बैलेंस, ये कौन है, स्प्रिंग बैलेंस है, ये पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है कोई शख्स है, और ये जो है हुक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हुक। ओके, और ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वजन किस तरह अमल कर रहा है, नीचे की तरफ। वेट का फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, mg, वेट का फार्मूला क्या होता है, mg होता ये है कि जब ये स्प्रिंग बैलेंस के जरिए को खींचता है तो स्प्रिंग बैलेंस जो फोर्स शो कर रहा है वो फोर्स दी हुई है 3 न्यूटन। कितनी फोर्स दी हुई है, 3 न्यूटन। अब वो कहने बताएं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यानी ब्लॉक की सतह और ग्राउंड की सतह के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू की अलामत से शो करते हैं, ये बताना, ठीक है। और ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई नहीं है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए आप, क्योंकि इस किताब में अक्सर मैंने देखा है न्यू बुक में जी की वैल्यू 9.8 के बजाय 10 दी है। फार्मूला क्या होगा, ये चूंकि ब्लॉक अभी हालत है ये, यानी इसमें स्प्रिंग बैलेंस से ये फोर्स लगा रहे हैं, और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, ये फार्मूला है फ्रिक्शन फोर्स का। क्या फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जितनी यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी उतनी है, जितनी की अप्लाइड फोर्स है स्प्रिंग बैलेंस के जरिए शो हो रही है वही असल में फ्रिक्शनल फोर्स है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एफ बराबर होगा फ्रिक्शनल, एफ अप्लाइड फोर्स जो स्प्रिंग बैलेंस शो कर रहा है, और एफ एस कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और एस क्यों लगाया है, क्योंकि बॉडी इस वक्त रेस्ट में है। इसका फार्मूला होता है म्यू एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस वही होगी जो कि अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग बैलेंस से शो हो रही है, तो एफ एस की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 3। क्या आ गया, 3। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये आपको बताना है। मास दिया हुआ है 15 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू 10, 15 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 बनेगा, 150 डिवाइड में आ जाएगा इस तरह, और 3 ऊपर है, 3 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आएगा।
साइड चेंज कर दीजिए तो म्यू इज इक्वल टू 0.02 रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है जो सतहों के दरमियान अमल कर रहा है, उसकी वैल्यू आप 11। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें आपने देखा होगा स्टेयरिंग पे लिखा होता है, अभी ये डायग्राम बनी हुई आपके सामने नजर आ रही होगी। स्टेयरिंग के ऊपर क्या लिखा होता है, ABS, या उसके ऊपर ABS लिखा होता है। ABS का मतलब क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। A फॉर एंटी, B फॉर ब्लॉक, S फॉर सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यानी ये वो निज़ाम है जो कि ब्रेक को एंटी लॉक कर देता है। यानी ड्राइवर ने अगर ब्रेक लगाई है तो खास हालात में ये ब्रेक को खुद ब खुद अनलॉक कर देगा, यानी ब्रेक फेल हो जाएंगी समझ नहीं, वो वाली ब्रेक फेल नहीं होगी जिससे खुदा ना खासा हादसा हो जाता है। ये कार को हादसे से बचाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इंटरेस्टिंग है ना। तो देखें, हाउ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग। क्या मतलब हुआ कि ये सिस्टम कार को स्लाइड होने के रिस्क से कैसे बचाता है, स्किड होने के, ताकि फिसल ना जाए। देखिए होता है क्या स्टूडेंट, के जब कोई कार चल रही होती है, ड्राइवर ने फर्ज करने किसी स्लिपरी प्लेस पर, किसी चिकनी या फिसलने वाली जगह पे ब्रेक लगाए। अगर गाड़ी की रफ्तार तेज है और उसने ब्रेक लगाया तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गाड़ी स्लिप होना शुरू हो जाती है, स्किड होना शुरू हो जाती है ब्रेक की वजह से। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि उस ब्रेक को फ़ौरन हटाया जाए, क्योंकि अगर नहीं हटाया गया तो वो फिसलना शुरू हो जाएगी और कंट्रोल से आउट हो जाएगी कार। यही वजह है कि ABS फ़ौरन कम्स इनटू एक्शन। वो हालात के मुताबिक एंटी लॉक सिस्टम एक्शन में आ जाता है और ब्रेक को ख़त्म कर देता है। हालांकि ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था, लेकिन वो उसको चंद 1 सेकंड के कुछ लम्हों के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ सेकंड, उस ब्रेक को ख़त्म कर देगा। जैसी ब्रेक खत्म होगा कार चलने लगेगी, दोबारा फिर जो है ब्रेक जो है अपना काम दिखाएगा और होल्ड कर लेगा कार को दोबारा। इस तरह कार फिसलने से बच जाएगी। ये है बस इसके अंदर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, नोट कर लें। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम इन कार्स। ये कार्स में स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम है टू डिक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसके जरिए क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। यानी कार जो है पहले ज़्यादा दूर फासले पे रुक रही थी, अब कम फासले पे रुक जाती है। एंड प्रिवेंट्स कार फ्रॉम स्केडिंग, और कार फिसलने से बच जाती है ऑन ड्राई एंड स्लिपरी सरफेस। ओके, अब आगे बता दिया आपको, ABS सिस्टम रिलीजेज द ब्रेक ऑटोमेटिकली। ABS सिस्टम क्या करता है, ये ब्रेक को रिलीज कर देता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के कुछ हिस्से वक्फे के लिए, यानी कि फॉर ज़्यादा 1 सेकंड का कोई लम्हा होता है उसमें रिलीज कर देता है, ताकि कार दोबारा मोशन में आए और ब्रेक दोबारा जो है कार को होल्ड कर ले, समझे बात, और फिसलने से बचाएगा। B पार्ट में कह रहे हैं 4 यूजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बताइए। रोलिंग फ्रिक्शन तब अमल करती है जब कोई, मैं तेज होना पड़ेगा, एंड चल रहा है, जब किसी बॉडी को के नीचे पहिए आप लगा दें, जिस तरह हमारे यहाँ टीवी ट्रॉली होती है या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनके नीचे पहिए लगे हुए होते हैं ताकि वो मूव करने में आसानी रहे एक जगह से दूसरी जगह। तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स अमल करती है पहियों और सतहों के दरमियान, फर्श के दरमियान, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन व्हील, जब व्हील पर बॉडी मूव करती है तो द रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट, तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन अमल करती है। फर्स्ट यूज, पहला इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल तो आप देख सकते हैं, बॉल बेरिंग नज़र आ रहा है रोज़मर्रा ज़िंदगी में तमाम तलबा का, इससे कभी ना कभी साबका रहा होगा। बॉल बेरिंग्स जिसमें बॉल लगी होती है, ये जो बॉल बेरिंग्स है ना, ये स्फेरिकल हैं और ये आपकी एक सतह नज़र आ रही होगी और ये बॉल बेरिंग है। तो ये बॉल बेरिंग क्या करती हैं, सतहों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट एरिया उसको रिड्यूस कर देती हैं। नहीं समझे बात को, नहीं तो आपको बुश इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बुश और एक्सल। तो वो क्या करते हैं, फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और सतहों के दरमियान मुकम्मल तौर पर कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है और एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। ये क्या कुछ कह दिया एक सांस में, क्या मतलब हुआ। बस यूज क्या है, बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन व्हीकल, गाड़ियों में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं तो रिड्यूस कॉन्टैक्ट एरिया, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया कम से कम हो। गाड़ियों में मुख्तलिफ पुर्जों में बेरिंग बॉल्स लगे हुए होते हैं, ये एरिया को रिड्यूस कर देते हैं ताकि एनर्जी लॉस नहीं हो, क्योंकि सतहों के दरमियान कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, एनर्जी लॉस भी उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को, तवानाई के नुकसान से बचने के लिए ये ज़बरदस्त इस्तेमाल है गाड़ियों में होता है। सेकंड यूज़ क्या है, इट इन पेडिस्टल फैन, जो पेडिस्टल फैन है स्टूडेंट, उनमें दो तरह के पेडिस्टल फैन आ रहे हैं, एक बॉल बेरिंग वाले आ रहे हैं, आर यूज टू सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरे जो है एक्सल और बुश वाले पंखे हैं पुराने ज़माने के,
तो एक्स्ट्रा बुश वाले पंखों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, जिसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है। लेकिन अब जो पंखे आ रहे हैं, आप प्रीफर करेंगे उन पंखों को, पेडिस्टल फैंस को, जिनमें बॉल बेरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाए। समझ रहे हैं बात को? कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा, आसानी के साथ वो घूमेगा एक्सल, और उसके नतीजे में क्या होगा कि फ्रिक्शन कम से कम होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। थर्ड यूज देख लें क्या होगा, इन ऑर्डर टू टेक न्यू बोट टूवर्ड्स वाटर सरफेस। अगर कोई नई बोट बन जाए और उसको पानी में लेकर जाना हो, तो आपने देखा होगा बोट पानी के अंदर नहीं तैयार की जाती, बल्कि जो कश्ती होती है, बड़ी कश्ती, उसको खुश्की पर बनाया जाता है लकड़ी के जरिए। जब वो तैयार हो जाती है तो अब उसको पानी में लेकर पर तो जाना है ना, तो उठा के तो ले जा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब ट्री ट्रंक्स इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं? जो बहुत सारे दरख्त के तने होते हैं ना, ये रखे हुए हैं ट्री ट्रंक्स, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इनको रख दिया जाता है फासलों पर, उसके ऊपर बोट को लेकर आते हैं और फिर उस ट्री ट्रंक्स के ऊपर बोट को चलाया जाता है, स्लाइड किया जाता है, ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में। और इस तरह से जो है बोट आसानी से मूव कर देती है। तो क्योंकि बोट की सतह और जो ट्री ट्रंक होते हैं, गोल गोल होते हैं दरख्त के तने, तो उसके ऊपर आसानी से कश्ती मूव करते हुए पानी की तरफ ले जाते हैं उसे। समझ रहे हैं बात को? और जब एक दफ़ा पानी में चली गई तो बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ यूज देखें इसका क्या है, 4 व्हील्स आर यूज्ड इन बॉटम ऑफ टीवी ट्रॉली। आपके घरों में शायद ऐसी ट्रॉली हो, टीवी ट्रॉली, इस पर टीवी रखा होता है, टेलीविजन, जिसके नीचे बॉल्स वो लगी होती हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं। तो व्हील्स क्या करते हैं कि वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, यानी वो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है फर्श के साथ, तो आप आसानी के साथ टीवी ट्रॉली को मूव कर सकते हैं। आप एक जगह से पूछेगा, यानी आपको एक जगह से जगह हटाना है, टीवी लॉन्च कहीं और बनाया आपने, तो उठा के जो है ले आने के बजाय आप ट्रॉली को आसानी से उस व्हील के ऊपर मूव कर सकते हैं। नहीं समझे बात? फ्रिक्शन कम होगी। आखिरी 12, एक्सप्लोर द फॉलोइंग फिनोमेना इन रिलेशन विद डायनामिक्स। ये 4 फिनोमेना आते हैं, इसमें छोटी सी गलती की है इन्होंने, ए बी के बाद सी होगा इसमें। ये क्या होगा, डी नहीं है बल्कि क्या है, ये सी है, और ई नहीं है, ये कौन है, डी। ए बी सी डी 4 पार्ट, ए बी सी डी। मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मशीन है ना, मशीन से भी गलती, मशीन से तो नहीं, इंसान से होती है। ओके, पहला है, देखें क्या करना है, एक्सप्लोर द फॉलोइंग फेनोमेना। नीचे जितने भी फेनोमेना दिए हुए हैं, मज़ाहिर दिए हुए हैं, उनका डायनेमिक्स से क्या रिलेशन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डायनेमिक्स, तो फौरन बताएं क्या है डायनेमिक्स, किसे कहते हैं। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज इन रेफरेंस टू फोर्स, जिसमें बॉडीज की मोशन पर गौर करते हैं फोर्स के रेफरेंस से, यानी फोर्स का तयन करते हैं, किस फोर्स के नतीजे में बॉडी मूव कर रही है। तो आपने बस इन चारों पार्ट्स में ये बताना है कि फोर्स क्या है और मोशन कौन सी हो रही है। देखें पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, व्हेन एयर फिल्ड बालून इज रिलीज्ड। हवा भरी हुई है, बचपन में आपने हवा भरी मुंह से गुब्बारे में, और मुंह बंद नहीं किया, छोड़ दिया, गुब्बारा दाएं बाएं आए बाएं शाएं तेजी के साथ मूव करेगा, नहीं समझ आपको, अजीब सी आवाज़ें भी आएंगी उसमें से हवा निकलने की। तो होता है क्या इसके अंदर, जब गुब्बारा होता है ना, इसमें ये फर्ज कर लें गुब्बारे में हवा भरी, ये इस तरह से गुब्बारे में हवा, प्रेशर के साथ हवा निकलती है बाहर की तरफ, एक्शन, और रिएक्शन के तौर पे गुब्बारा किस तरफ जाता है, बालून आगे की तरफ जाता है, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये न्यूटन थर्ड लॉ मोशन टाइप का बन गया, नहीं समझे बात को। तो व्हेन एयर फिल्ड बालून, हवा भरी हुई हवा वाला बालून, उसको रिलीज किया जाता है, तो इसका डायनेमिक्स से क्या रिलेशन बन रहा है। जाहिर सी बात है कि एयर प्रेशर अंडर डेवलप हो चुका है, प्रेशर के साथ हवा बाहर आएगी, एक्शन रिएक्शन के तौर पे गुब्बारा आगे की तरफ जाएगा। और यही वो असूल है जो कि रॉकेट में भी काम करता है, बस ये कि वहाँ गुब्बारे, वहाँ हवा नहीं होती, बल्कि वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे ईंधन जलाया जाता है। तो रॉकेट के अंदर ईंधन जला के प्रेशर के साथ जब वो ईंधन निकलता है, एग्जॉस्ट होती हैं गैसेस वगैरह या आग, तो एक जर्क मिलता है ऊपर की तरफ रॉकेट को, और वो एक रिएक्शन के तौर पे मूव करता है। बहरहाल रिलेशन विद डायनेमिक्स क्या है देख लें, व्हेन एयर फिल्ड बालून इज रिलीज्ड द एयर रिलीजेस फ्रॉम बालून। तो हवा जो है वो बालून से रिलीज होती है, क्या होता है, हवा रिलीज होती है। पूरा सब हो गया, ओके। एयर जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम बालून विद प्रेशर, प्रेशर के साथ, ये बी लिखा हुआ होगा, गलती से बी बन गया, प्रेशर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, विच पुशेस द बालून, जो बालून को पुश करती है टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। इट इज एग्जाम्पल ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस एंड मोशन। देखा आपने यहाँ पे मोशन भी आ गई
और दो अपोजिट फोर्सेज भी साथ में हैं। ये डायनामिक्स के साथ ये कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद बी पार्ट था राइडिंग अ बाईसाइकिल नीड्स कॉन्टिन्यूअस पैड। बाईसाइकिल को मुसलसल चलाने के लिए, राइड करना मतलब है चलाना, राइड करना, सवारी करना, जो भी सवारी कर रहा है, राइड कर रहा है बाईसाइकिल को, उसको मुसलसल पैडल क्यों मारने पड़ते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि बस वो दो चार पैडल मार के रुक जाए और वो अपनी मंजिल तक, स्टार्ट तक पहुंच जाए। नहीं, उसको मुसलसल कॉन्टिन्यूस पैडलिंग करनी होगी, कॉन्टिन्यूस पैडलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? जाहिर सी बात है, तब वो पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश करेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, पहिया चलता रहेगा चेन के थ्रू। और जहां उन्होंने स्टॉप पैडलिंग कर दी तो अपोजिट फोर्सेज जो है, एयर फ्रिक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन, ग्रेविटी कम इनटू प्ले, स्टॉप द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को स्टॉप कर देंगी। तो उन फोर्सेस को, अपोजिट फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, मुजाहिमती कुव्वतों को ओवरकम करने के लिए कॉन्टिन्यूस पैडलिंग की जरूरत पड़ती है। देखा आपने? तो मोशन आ गई साइकिल की और अपोजिट फोर्सेस आ गए। ये कनेक्शन बन गया डायनेमिक्स का, इस जुमले का, डायनेमिक्स से। तो वैन राइडर, राइडर कहते हैं साइकिल चलाने वाला, पुशेस द पैडल, पैडल को पुश करता है मूव करने के लिए, ही ओवरकम्स, तो काबू पाता है किस पे? रेजिस्टिव फोर्सेस अगेंस्ट द मोशन लाइक ग्राउंड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, ग्रेविटी। इनके खिलाफ जो है वो काम कर रहा होता है, कंट्रोल करता है इनको। इफ ही स्टॉप्स पैडलिंग, आए कह रहे हैं कि अगर वो स्टॉप कर दे पैडलिंग को मारना, दीज फोर्सेस मेक द बाईसाइकिल स्टॉप, ये कुव्वतें मिलकर बाईसाइकिल को रोक देंगी। दैट इज वाई, यही वजह है राइडिंग अ बाईसाइकिल नीड्स कॉन्टिन्यूस पैडलिंग। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। सी पार्ट देख लें स्टूडेंट, द बाइकर राइडिंग इन द डेथ वेल, मौत का कुआं, डेथ वेल, और उसमें एक बाइकर चला रहा है बाइक। तो इसका क्या कनेक्शन बनता है डायनामिक्स के साथ? तो देखिए, बाइकर जो जब वो चला रहा होता है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी पड़ती है मौत के कुएं में, बाइकर को, बाइक चलाने वाले शख्स को। अगर वो आहिस्ता स्पीड से चलाएगा तो कभी भी मौत के कुएं की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उन पे उसको मूव नहीं कर सकता। एक खास तेज रफ्तार देनी पड़ेगी, वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एनर्जी भरनी पड़ेगी अपने अंदर भी और बाइक में भी, ताकि वो मुसलसल चिपक के चलती रहे डेथ वेल के साथ। तो यहाँ पे फोर्सेज आ गई। आइए देखिए स्टूडेंट कौन कौन सी फोर्सेज। द बाइकर राइड्स इन द डेथ वेल अंडर 4 बैलेंस फोर्सेस। कितनी? 4 हैं, और भी हो सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी, जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है वहाँ सेंट्रीफ्यूगल भी होगी। ये डायग्राम भी होगी। वेट ऑफ बाइक, फिर बाइक का वेट होगा जो अमल कर रहा है नीचे की तरफ, और वर्टिकल फ्रिक्शन भी होगी दीवार की सतह की। देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा फिर इसको समझना। ये जो है ना, ये वजन इसका किसा अमल कर रहा है? नीचे की तरफ, और सतह जो है नॉर्म वर्टिकल, अब मैं बना नहीं पाऊंगा डायग्राम, इधर ऐसा बन जाएगा। वेट के अपोजिट चले जाए ऊपर की तरफ, नहीं समझे बात को? ये नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। सेंटीपिटल फोर्स जो है जहाँ इस तरफ होगी अंदर की तरफ, यानी जो पटरे लगे हैं ना उसके अंदर चले जाएं, परपेंडिकुलर, पटरों के परपेंडिकुलर। और बाहर की तरफ जो है उसको बैलेंस करने वाली एक जो बाहर की तरफ होगी सेंटीपिटल फोर्स, और उसके अपोजिट जो है वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बैलेंस कर रही होगी। फिर बाइकर जो एक खास वेलोसिटी दे रहा है और उससे चला रहा है, तो एक फोर्स इस तरफ लग रही होगी, पांचवी हो गई समझ लो इतना की, और एक फोर्स इस तरफ होगी, पहियों के दरमियान भी फ्रिक्शनल फोर्स अमल कर रही है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस फोर्सेस का उसने हसीन इम्तिजाज है। इसके नतीजे में इतनी फोर्सेस अमल कर रही हैं इस पर, और एक ज़रा सी गलती हो गई तो बहरहाल ये आपके सामने देखा आपने कि बाइक राइडर डेथ वेल में किस तरह डायनामिक्स के साथ इसकी मोशन कनेक्ट है। इसके साथ ही फुल ट्यूटोरियल जो है, नहीं अभी एक और है, अब नो एक और, यू ऑलवेज फील पुल बैक व्हेनेवर यू पुल ऑन ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी चीज को, अपने बस्ते को पुल करते हैं या किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है आपको कोई खींच रहा है। ऐसा होता नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से होता है। बच्चे बैग उनका भारी है, वो रखकर घसीट रहे होते हैं, तो वो पुल बैक कर रहा होता है, वो भी आपको खींचने लगता है बच्चों को, क्योंकि जाहिर सी बात है बैग की सतह या वो अगर उस पर रखा हुआ है पहियों के ऊपर भी, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन अमल कर रही होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नतीजे में होता ही है कि आपको जो असल में इसके 2-3 जवाब बनना है एक्चुअली अगर देखा जाए सवाल के। विच एग्जिस्ट अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई हैवी ऑब्जेक्ट है
तो जाहिर सी बात है उसकी सतह और फर्श की सतह के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है, जब उसे खींचेंगे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, उसके खिलाफ आपको पुल करना पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा कोई आपको पुल कर रहा है, ये समझे बात को। तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स जो है कम्स इनटू प्ले आती है। तो द मोर द ऑब्जेक्ट इज हैवियर, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट हैवियर होगा द मोर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पे अमल करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो इतना काफ़ी है, नोट्स तैयार हो गए आपके। विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी बात, इसका टाइमलेस ट्यूटोरियल भी मौजूद है वहाँ से 6 मिनट का, वहाँ से आके आप पूरी स्टोरी जो है तेज़ी के साथ देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।